एपिसोड 41 क्रूल माफिया प्रिंसेस। उस बुरे इंसान को देखते ही माया उसकी ओर अपने कदम बढ़ाकर बोली, दादा आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाती। आपको खुद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। माया की बात सुनकर बूढ़े इंसान ने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा इंसान आराम से चलकर लिविंग एरिया में आया। काउच पर बैठने के बाद बूढ़े इंसान ने अपनी सरसरी और सख्त नजर पूरे विला में घुमाई। तभी वहां पर सुमित हौंकते हुए आया। बूढ़े इंसान को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करने के बाद सुमित ने जल्दी से माया के कान में धीरे से कहा, मैडम, विद्युत सर आर्य मैंशन गए हैं। वॉट? विद्युत आर्य मैंशन क्यों गया है? माया का हैरत से भरा सवाल सुनकर सुमित ने हिचकिचाती आवाज में अपना सर झुकाकर माया से धीमे लहजे में कहा, मैडम, विद्युत सर शायद लिटिल मास्टर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उन दोनों का डीएनए भी आपस में मैच करता है। सुमित की आखिर बात सुनकर माया का दिमाग सुन्न पड़ गया। माया अपने मन में सोच रही थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अयांश तो प्रथम का बेटा है ना, फिर अयांश और विद्युत का डीएनए मैच कैसे कर सकता है? माया और सुमित के परेशान भाव देखकर बूढ़े इंसान का सख्त चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। अधिक उम्र होने के बावजूद उस बूढ़े इंसान के कान बहुत तेज थे। उन्होंने सुमित और माया की पूरी कॉन्वर्सेशन बहुत साफ और स्पष्ट ढंग से सुनी थी। वह बूढ़ा इंसान कोई मामूली इंसान नहीं था। वो पावरफुल और सख्त पर्सनालिटी वाला बूढ़ा इंसान पूरे अंडरवर्ल्ड और ब्लैक का बेताज बादशाह था। उनका असली नाम भैरव चौहान था, मगर पूरी दुनिया उन्हें दादा के नाम जानती थी। ब्लैक वर्ल्ड से लेकर व्हाइट वर्ल्ड के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोग, हर कोई दादा नाम से खौफ खाता था। माया का दादा से बहुत गहरा रिश्ता था। माया उनकी बहुत इज्जत करती थी। माया की मॉम स्नेहा के मौत के बाद माया 6 साल तक दादा के पास ही रही थी। दादा ने ही माया को 6 साल तक पाला पोष था। माया के दादाजी और पूरे आर्य फैमिली को लगता था उनके परिवार के नाम के अलावा माया का दुनिया में कोई वजूद नहीं है, मगर असल में ऐसा नहीं था। आर्य फैमिली का सिरनाम हट जाने के बाद माया की दूसरी पहचान पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल थी। पूरी दुनिया जिस दादा के नाम मात्र से खौफ खाती थी, वो दादा रिश्ते में माया के नाना जी लगते थे। माया आर्य की पहचान के अलावा माया की दूसरी पहचान माया चौहान थी। चौहान परिवार की क्रूर राजकुमारी और एक क्रूर माफिया प्रिंसेस। सब कुछ सुन लेने के बाद भी दादा ने माया से विद्युत के टॉपिक पर कोई सवाल नहीं किया। अपनी वुडन वॉकिंग स्टिक पर अपनी पकड़ कसते हुए दादा ने माया से सख्त लहजे में पुकारा, माया। दादा की आवाज सुनकर माया अपने उलझन की दुनिया से बाहर आई। अपने मन में चल रहे उथल पुथल को काबू करने के बाद माया काम एक्सप्रेशन के साथ काउच पर दादा के बगल में जाकर बैठ गई। दादा ने माया की ओर सख्त नजरों से देखा और कठोर लहजे में कहा, 14 साल का वक्त कम नहीं होता है माया। आपने अपने हाथ जितने गंदे करने थे कर लिए हैं। अब आपको हमारे पास वापस आना होगा। आपके जिद की वजह से हमने आपको 14 साल का वक्त दिया था, मगर आप इन 14 साल में कुछ हासिल नहीं कर पाए, सिवाय इस गंदी दुनिया के गंदे दलदल में फंसने के। दादा की बात सुनकर माया ने अपने होंठ भींच लिए। 10 साल की उम्र में माया ने जिद किया था कि वो आर्य फैमिली में जाएगी और उस ड्रीम एम्परर को हासिल करेगी, जिसकी वजह से मिस्टर रुद्र उसे और उसकी मॉम को छोड़ आए थे, और उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कुछ दरिंदों ने उसकी मॉम की जान ले ली थी। माया की दृढ़ता, जिद और जुनून को देखकर दादा ने उसे वापस आर्य फैमिली में भेज दिया था, मगर आज 14 साल बाद भी माया ड्रीम एम्परर को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई थी। हासिल करना क्या, अब तो माया ने आर्य फैमिली छोड़ दिया था। माया एक लंबी सांस लेकर अपनी गलती मानते हुए दादा के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गई। माया जानती थी इन 14 सालों में कई बार वो अपने लक्ष्य से भटक गई थी। उसके फोकस ना रहने की वजह से ही आज उसकी ये हालत हुई थी। आज ड्रीम एम्परर उसके हाथों से पूरी तरह से निकल चुका था। माया दादा का हाथ पकड़ के बोली, दादा, मुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत दे दीजिए, बस 2 और महीने, मैं ड्रीम एम्परर को पूरी तरह अपने काबू में कर लूंगी। प्लीज 2 महीने तक मुझसे दूर रहिए। अगर इन 2 महीनों में मैं ड्रीम एम्परर को हासिल नहीं कर पाई, तो मैं सिर्फ वही करूंगी जो आप चाहेंगे। माया की बात सुनकर दादा थोड़े सोच में पड़ गए। माया उनकी इकलौती नातिन थी। उसके इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने पर उनका उसे मना कर पाना नामुमकिन था। दादा लंबे वक्त बाद एक लंबी सांस लेकर बोले, ठीक है, सिर्फ 2 और महीने, उसके बाद आपको हमारे पास वापस आना होगा। दादा की बात सुनकर माया हल्की मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू सो मच दादा। माया के उदास चेहरे पर मुस्कान देख दादा का पत्थर जैसा कठोर दिल वार्म से भर गया। दादा काउच पर अपने बगल में थपथपाते हुए बोले, माया, ऐसे हमारे पैरों में मत बैठिए।
आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं, हमारे दिल में है। चलिए, अब बचपना छोड़िए और ऊपर बैठ जाए। दादा की बात मानकर माया उठकर उनके बगल में बैठ गई। तभी दादा ने उससे पूछा, माया, आपने रोहित के साथ क्या किया है? दादा के सवाल पर माया ने बिना इमोशन के कहा, मैंने उनके साथ वही किया है जो वो डिजर्व करते हैं दादा। मैंने उन्हें पहले ही वार्निंग दी थी मुझसे दूर रहने के लिए, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब उन्हें उसका भुगतान तो करना ही होगा। माया का जवाब सुनकर दादा ने एक ठंडी सांस छोड़ कर कहा, माया, आप हर उस इंसान को खुद से दूर क्यों कर देती है जो आपसे असल में प्यार करते हैं? दादा, प्लीज, मैं मिस्टर रोहित के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आप भी प्लीज उनका नाम मेरे सामने बार बार मत लीजिए। माया की बात सुनकर दादा उसे लाचार नजरों से देखने लगे। माया काउच से उठते हुए बोली, दादा, मुझे एक जगह जाना है, आप तब तक रेस्ट कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। माया की बात सुनकर दादा ने अपने सबसे खास सबॉर्डिनेट रघु को कुछ इशारा किया। रघु उनका इशारा समझकर बाहर का रेडी करने चला गया। दादा भी काउच से उठते हुए माया को बोले, माया, मैं भी अब वापस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिए और हो सके तो विद्युत सिंघानिया से दूर रहिए। उस लड़के से ना ही दुश्मनी मोलने में समझदारी है और ना ही दोस्ती करने में। दादा की बात सुनकर माया अपना सर हल्का हाँ में हिलाते हुए बोली, मैं आपकी बात समझ गई दादा, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। दादा से बात करते हुए माया विला के बाहर आ गई। दूसरी तरफ विद्युत आर्य मैंशन के लिविंग एरिया में अपने पैरों पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह काउच से टिक कर एलिजेंटली बैठा हुआ था। उसके हैंडसम चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे। उसकी प्रेजेंस और उसका ऑरा बिल्कुल किसी येटी की तरह कोल्ड था। पूरे आर्य मैंशन का माहौल विद्युत के डार्क प्रेजेंस के कारण बेहद ही कोल्ड और सफिकेटिव हो गई थी। लिविंग एरिया के साइड में खड़ी नताशा और जरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आर्य मैंशन में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक कम हो गई है और ठंड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। विद्युत ने अपनी शिगार बर्न करते हुए माया के दादाजी की ओर ठंडेपन से देखा। माया के दादाजी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ में मौजूद उस डीएनए रिपोर्ट को देख रहे थे जो यांश और विद्युत का था। विद्युत ने माया के दादाजी से अपनी नजरें हटाकर अपने लॉयर की ओर देखा तो विद्युत के आंखों का इशारा समझकर लॉयर ने आगे बढ़कर माया के दादाजी से प्रोफेशनल ट्यून में कहा, मिस्टर आर्य, अगर आप इस डीएनए रिपोर्ट को देखने के बाद भी मेरे क्लाइंट को उनके बेटे की कस्टडी नहीं देंगे तो हम आपसे कोर्ट में मिलेंगे। लॉयर की बात सुनकर माया के दादाजी अपने सेंसेस में वापस आए। हैरान, परेशानी और अविश्वास जैसे अनगिनत भाव दादाजी के बुरे चेहरे पर झलक रहा था। जरा के फेशियल एक्सप्रेशंस भी दादाजी से मैच खा रहे थे। आर्य फैमिली में नताशा के अलावा हर कोई जानता था अयांश प्रथम का बेटा है, पर अगर ऐसा था तो विद्युत और अयांश का डीएनए मैच क्यों कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता था विद्युत ही प्रथम हो? दादाजी ने अपने मन में आए इस अजीब से सवाल को तुरंत नकार दिया। विद्युत प्रथम नहीं हो सकता था। विद्युत और प्रथम एक दूसरे से बहुत अलग थे। विद्युत प्रथम हो ही नहीं सकता था। विद्युत की एक अलग पहचान थी और प्रथम की अलग। दादाजी विद्युत को एक नज़र देखने के बाद दोबारा डीएनए रिपोर्ट्स पर अपनी नजरें गड़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे इस डीएनए रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन चेक करवाना है। दादाजी की डिमांड सुनकर लॉयर ने विद्युत की ओर सवालिया नजरों से देखा तो विद्युत बिना भाव के शिगार का लंबा कस भरते हुए बोला, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, मेरे पास आपके फालतू फैमिली ड्रामा के लिए टाइम नहीं है। विद्युत की एरोगेंट बातें सुनकर माया के दादाजी को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करके तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। एपिसोड 42 डीएनए रिपोर्ट ऑथेंटिकेशन। विद्युत आर्य मैंशन के लिविंग एरिया में अपने पैरों पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह काउच से टिक कर एलिजेंटली बैठा हुआ था। उसके हैंडसम चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे। उसकी प्रेजेंस और उसका ऑरा बिल्कुल किसी येटी की तरह कोल्ड था। पूरे आर्य मैंशन का माहौल विद्युत के डार्क प्रेजेंस के कारण बेहद ही कोल्ड और सफिकेटिव हो गई थी। लिविंग एरिया के साइड में खड़ी नताशा और जरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आर्य मैंशन में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक कम हो गई है और ठंड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। विद्युत ने अपनी शिगार बर्न करते हुए माया के दादाजी की ओर ठंडेपन से देखा। माया के दादाजी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ में मौजूद उस डीएनए रिपोर्ट को देख रहे थे जो यांश और विद्युत का था। विद्युत ने माया के दादाजी से अपनी नजरें हटाकर अपने लॉयर की ओर देखा तो विद्युत के आंखों का इशारा समझकर लॉयर ने आगे बढ़कर
माया के दादाजी से प्रोफेशनल ट्यून में कहा, मिस्टर आर्य, अगर आप इस डीएनए रिपोर्ट को देखने के बाद भी मेरे क्लाइंट को उनके बेटे की कस्टडी नहीं देंगे तो हम आपसे कोर्ट में मिलेंगे। लॉयर की बात सुनकर माया के दादाजी अपने सेंसेस में वापस आए। हैरान, परेशानी और अविश्वास जैसे अनगिनत भाव दादाजी के बुरे चेहरे पर झलक रहा था। जरा के फेशियल एक्सप्रेशंस भी दादाजी से मैच खा रहे थे। आर्य फैमिली में नताशा के अलावा हर कोई जानता था अयांश प्रथम का बेटा है, पर अगर ऐसा था तो विद्युत और अयांश का डीएनए मैच क्यों कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता था विद्युत ही प्रथम हो? दादाजी ने अपने मन में आए इस अजीब से सवाल को तुरंत नकार दिया। विद्युत प्रथम नहीं हो सकता था। विद्युत और प्रथम एक दूसरे से बहुत अलग थे। विद्युत प्रथम हो ही नहीं सकता था। विद्युत की एक अलग पहचान थी और प्रथम की अलग। दादाजी विद्युत को एक नज़र देखने के बाद दोबारा डीएनए रिपोर्ट्स पर अपनी नज़रें गड़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे इस डीएनए रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन चेक करवाना है। दादाजी की डिमांड सुनकर लॉयर ने विद्युत की ओर सवालिया नज़रों से देखा तो विद्युत बिना भाव के शिकार का लंबा कस भरते हुए बोला, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, मेरे पास आपके फालतू फैमिली ड्रामा के लिए टाइम नहीं है। विद्युत की एरोगेंट बातें सुनकर माया के दादाजी को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करके तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। दादाजी के कॉल करने के कुछ मिनट बाद ही आर्य फैमिली का फेथफुल फैमिली डॉक्टर राम आर्य मैंशन पहुंच गए। राम एक मिडिल एजेड डॉक्टर थे। उनकी फैमिली पुश्तों से आर्य फैमिली के लिए काम करती आ रही थी। माया के दादाजी को उन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर राम को वहां बुलाया था। डॉक्टर राम के साथ आर्य फैमिली का लॉयर भी मौजूद था। लीगल प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए माया के दादाजी ने अपने लॉयर को भी बुला लिया था। चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना, मगर दादाजी इस मामले को कोर्ट तक नहीं जाने दे सकते थे। अगर यह मामला कोर्ट तक पहुंच जाता तो बात आर्य फैमिली की रेप्यूटेशन पर आ जाती, इसीलिए उन्होंने कोर्ट का काम घर पर ही निपटाने का डिसाइड किया था। विद्युत सिंघानिया को आर्य मैंशन में यूं आराम से बैठकर शिगार का लंबा कस भरता देख पहले तो डॉक्टर राम और लॉयर सिंह अचंभे से भर गए। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था आर्य फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन के घर का बड़ा लड़का आर्य मैंशन में क्यों और कैसे आया है। लॉयर सिंह ने डॉक्टर राम को केहुनी मारकर धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा, डॉक्टर राम, क्या आपको कोई आइडिया है ये बड़ा शैतान यहाँ क्यों बैठा है? लॉयर सिंह का सवाल सुनकर डॉक्टर राम अपना कंधा उचकाते हुए बोले, इस बड़े शैतान के आगमन का तो पता नहीं, मगर हमारे यहाँ बुलाए जाने का कारण पक्का ये बड़ा शैतान ही है। डॉक्टर राम की बात सुनकर लॉयर सिंह ने गैस करते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हो डॉक्टर राम, लगता तो कुछ ऐसा ही है, मगर इस बड़े शैतान ने किया क्या होगा? क्या इसने आर्य फैमिली में किसी का मर्डर कर दिया है? लॉयर सिंह की बात सुनकर डॉक्टर राम ने अपनी तेज नजरों से पूरे लिविंग एरिया को स्कैन किया। उसके बाद उन्होंने राहत भरी ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, यहाँ किसी की डेड बॉडी या खून नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर राम की बात सुनकर लॉयर सिंह ने भी चारों तरफ देखा। वहां सच में दूर दूर तक ना ही किसी की डेड बॉडी थी और ना ही किसी खून या कत्लेआम का कोई निशान था। लॉयर सिंह थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए, साथ ही उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई। वो उत्सुक हो रहे थे ये जानने के लिए अगर विद्युत ने किसी का मर्डर नहीं किया है तो उन्हें और डॉक्टर राम को वहां क्यों बुलाया गया है। आपस में डिस्कशन करते हुए डॉक्टर राम और लॉयर सिंह माया के दादाजी के पास पहुंच गए। गुड आफ्टरनून बिग बॉस। माया के दादाजी को ग्रीट करने के बाद डॉक्टर राम और लॉयर सिंह ने विद्युत को भी ग्रीट किया, मगर विद्युत ने उन दोनों के ग्रीट को ऐसे इग्नोर किया जैसे अनरीजनेबल लोग रोड साइड पड़े कचरे को इग्नोर करते हैं। घमंडी शैतान। दादाजी ने डॉक्टर राम की ओर डीएनए रिपोर्ट बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, जरा देखो इसे और बताओ मुझे, क्या ये डीएनए रिपोर्ट असली है? दादा की बात सुनकर डॉक्टर राम ने अचरज में उनके हाथ से डीएनए रिपोर्ट लेकर उसे देखना शुरू किया, मगर पूरा डीएनए रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर राम का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया। डॉक्टर राम ने अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन के साथ बरबरा कर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर राम की बात सुनकर दादाजी को लगा विद्युत ने जो डीएनए रिपोर्ट उन्हें दिखाया है वो झूठी है, इसीलिए दादाजी खुश हो गए, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जल्द ही डॉक्टर राम ने उनकी खुशी को रौंदते हुए आगे हैरत में कहा, पिछले साल मैंने खुद मिस्टर प्रथम और लिटिल मास्टर का डीएनए टेस्ट किया था। उन दोनों का डीएनए 99.99% मैच करता है। उस डीएनए टेस्ट के हिसाब से मिस्टर प्रथम लिटिल मास्टर के बायोलॉजिकल फादर है।
मगर यदि ऐसा सच में है, तो फिर मिस्टर विद्युत का डीएनए लिटिल मास्टर से कैसे इतना एक्यूरेटली मैच कर सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक बच्चे का डीएनए दो अलग अलग इंसानों से कैसे मैच खा सकता है? डॉक्टर राम की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई इंसान शॉक हो गए, मगर विद्युत के पोकर फेशियल एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। विद्युत अब भी कामली काउच से पीठ टिकाकर शिगार का लंबा लंबा कस भर रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने का। अपना आखिरी डाउट क्लियर करने के लिए डॉक्टर राम ने जल्दी से विद्युत का ब्लड टाइप देखा। उन्हें बहुत अच्छे से याद था, प्रथम का ब्लड टाइप बी नेगेटिव था, मगर विद्युत का ब्लड टाइप तो एब नेगेटिव था। प्रथम और विद्युत के एक इंसान होने का आखिर चांस भी अब खत्म हो चुका था, क्योंकि उन दोनों का ब्लड टाइप एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग था। डीएनए रिपोर्ट को दोबारा से पढ़ने के बाद डॉक्टर राम का सर लगभग फटने के कगार पर आ गया। डॉक्टर राम बहुत बड़े और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर थे। मेडिकल फील्ड में उनका बहुत बड़ा नाम था। मेडिकल फील्ड में उनकी आंखें किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह थी। वो एक नज़र में ही देखकर बता सकते थे वो डीएनए रिपोर्ट असली और ऑथेंटिक थी। पर अगर ऐसा सच में था, तो 1 साल पहले उन्होंने जो प्रथम और अयांश का डीएनए टेस्ट किया था, उसका क्या? वो डीएनए टेस्ट भी बिल्कुल ऑथेंटिक थी। इस बात में कोई दो राय नहीं थी। हर कोई जानता था अयांश प्रथम का बेटा है। मगर फिर विद्युत का क्या? डॉक्टर राम ने कंफ्यूजन में अपनी चीन खुजलाते हुए विद्युत की ओर तिरछी नजरों से देखा। बात अगर आंखों और फेशियल फीचर्स की करे, तो अयांश बिल्कुल विद्युत की तरह दिखता था। उन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। अयांश का कोल्ड नेचर भी बिल्कुल विद्युत की तरह ही था, साइलेंटली वायलेंट। डॉक्टर राम को अचरज में देख दादाजी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, मगर इसके बावजूद उन्होंने पूछा, डॉक्टर राम, बताओ मुझे, क्या वो डीएनए रिपोर्ट्स असली है? दादाजी का सवाल सुनकर डॉक्टर राम ने हिचकिचाती आवाज में कहा, बिग बॉस, लगता तो ऐसा ही है, मगर सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक बार इसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन चेक करा लेता हूँ। डॉक्टर राम की बात सुनकर दादाजी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। अगर वह डीएनए रिपोर्ट असली हुआ, तो इसका मतलब साफ था, विद्युत को कोई नहीं सकता था अयांश को ले जाने से। डॉक्टर राम ने जल्दी ही डीएनए रिपोर्ट का प्रॉपर ढंग से ऑथेंटिकेशन चेक करा लिया। वो डीएनए रिपोर्ट सच में असली थी। डॉक्टर राम की ओर से ग्रीन फ्लैग मिल जाने के बाद विद्युत के लॉयर ने आगे बढ़कर दादाजी और लॉयर सिंह को कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाया। उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद दादाजी लॉयर सिंह से धीमे स्वर में पूछा, क्या कोई दूसरा रास्ता है? दादाजी के सवाल पर लॉयर सिंह अपना सर झुकाते हुए ओबीडियंटली बोला, नहीं बिग बॉस, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम इस मुद्दे को कोर्ट में भी लेकर गए, तो एट द एंड लिटिल मास्टर की कस्टडी मिस्टर सिंघानिया के पास ही जाएगी। लॉयर सिंह की बात सुनने के बाद दादाजी बेसुधी में धम से काउच पर बैठ गए। सवालों और उलझनों के बवंडर ने अब भी उन्हें घेर रखा था। उन्हें अब भी ठीक ढंग से कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी को एक नज़र ठंडेपन से देखने के बाद विद्युत ने शिगार का बट एस्ट्रे में मसला। उसके बाद उसने काउच से खड़े होते हुए ठंडे स्वर में पूछा, अयांश कहाँ है? विद्युत का सवाल सुनकर दादाजी तो कुछ नहीं बोले, मगर जारा ने अपनी घबराहट काबू करते हुए जल्दी से विद्युत को इशारे से अयांश का रूम बता दिया। जारा का इशारा समझ विद्युत अपने पैंट में हाथ डालते हुए सीधे अयांश के रूम की ओर बढ़ गया। माया जब से आर्य मैंशन छोड़कर गई थी, तब से ही अयांश अपने रूम से बाहर नहीं आया था। उसने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया था। एपिसोड 43, मैं आपके बगैर मर जाऊंगा मम्मा। दादाजी के सवाल पर लॉयर सिंह अपना सर झुकाते हुए ओबीडियंटली बोला, नहीं बिग बॉस, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम इस मुद्दे को कोर्ट में भी लेकर गए, तो एट द एंड लिटिल मास्टर की कस्टडी मिस्टर सिंघानिया के पास ही जाएगी। लॉयर सिंह की बात सुनने के बाद दादाजी बेसुधी में धम से काउच पर बैठ गए। सवालों और उलझनों के बवंडर ने अब भी उन्हें घेर रखा था। उन्हें अब भी ठीक ढंग से कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी को एक नज़र ठंडेपन से देखने के बाद विद्युत ने शिगार का बट एस्ट्रे में मसला। उसके बाद उसने काउच से खड़े होते हुए ठंडे स्वर में पूछा, अयांश कहाँ है? विद्युत का सवाल सुनकर दादाजी तो कुछ नहीं बोले, मगर जारा ने अपनी घबराहट काबू करते हुए जल्दी से विद्युत को इशारे से अयांश का रूम बता दिया। जारा का इशारा समझ विद्युत अपने पैंट में हाथ डालते हुए सीधे अयांश के रूम की ओर बढ़ गया। माया जब से आर्य मैंशन छोड़कर गई थी, तब से ही अयांश अपने रूम से बाहर नहीं आया था। उसने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया था। दादाजी के लाख बोलने के बावजूद अयांश ने अपना रूम ओपन नहीं किया था। हालांकि दादाजी के पास मास्टर की अवेलेबल थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने अयांश को कुछ देर तक अकेले रहने देने का सोचा था, ताकि अयांश अपनी जिद खुद छोड़कर
चीजों को एक्सेप्ट कर ले। माया के जाने के बाद भी दादाजी को लग रहा था कि अयांश के लिए माया कुछ दिन में ही घर वापस जरूर चली आएगी। दादाजी 100% शो थे। माया अयांश से ज्यादा दिन तक दूर नहीं सकती है। भले ही माया जिद्दी थी, मगर यह भी सच था, अयांश के लिए उसका प्यार उससे कुछ भी करवा सकता था। दादाजी ने 1 साल पहले इसी वजह से वैसी डॉक्यूमेंट रेडी करवाई थी, जिसके अकॉर्डिंग अयांश की कस्टडी पूरी तरीके से उनके पास थी। माया भले ही अयांश की मां कही जाती थी, मगर किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग माया का अयांश पर कोई हक नहीं था। आर्य फैमिली में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा सस्पिशियस और कॉम्प्लिकेटेड थी, तो वो थी आर्य फैमिली के आपसी रिलेशनशिप्स। आर्य फैमिली के अंदर जो रिश्ता जैसा दिखता था, वैसा असल में होता नहीं था। माया और अयांश का रिश्ता इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण था। माया अयांश की मां थी, पर इसके बावजूद उसके पास कोई लीगल राइट्स नहीं थे अयांश को अपने पास रखने के लिए। माया के दादाजी अयांश की कस्टडी लीगली ले सकते थे। डीएनए रिपोर्ट्स दिखाने के बाद विद्युत भी लीगली अयांश की कस्टडी ले सकता था, मगर माया वो ऐसा नहीं कर सकती थी। और अचंभे की बात तो ये थी, माया इस मुद्दे पर हमेशा बिल्कुल खामोश और हेल्पलेस रहती थी। उसने कभी इस बात का विरोध नहीं किया था। अब माया की चुप्पी का असल कारण क्या था? उसकी असलियत विद्युत, माया और पूरे आर्य फैमिली में नताशा को छोड़कर हर कोई जानता था। विद्युत के जाने के बाद माया के दादाजी ने हताशा में अपना सर पकड़ लिया। अब उनके पास माया को घर वापस लाने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो चुका था। वो अब अपनी बड़ी पोती और नाती को पूरी तरह से खो चुके थे। दादाजी इस समय जितने हताश और उलझे हुए थे, उतना ही उन्हें माया के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। नेचुरली दादाजी को लग रहा था माया ने विद्युत को वहां भेजा है, इसीलिए उन्हें माया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लंबे समय की खामोशी के बाद दादाजी हताश भाव के साथ अपने वुडन वॉकिंग स्टिक का सहारा लिए उठकर स्टडी रूम में चले गए। अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अयांश की कस्टडी विद्युत के पास जा चुकी थी, तो उसे अयांश को अपने साथ ले जाने से रोक पाना नामुमकिन था। इसीलिए दादाजी ने अंत में दुखी मन के साथ हार मान लिया था। लिविंग एरिया से विद्युत और दादाजी के जाने के बाद जारा और नताशा के चेहरे पर शातिर मुस्कान उभर आई। हालांकि जारा और नताशा को नहीं पता था माया और दादाजी के बीच क्या हुआ, जिसकी वजह से माया घर छोड़कर चली गई। मगर वो दोनों माया के घर छोड़ जाने की बात पर बहुत खुश थे। अयांश के चले जाने के बाद तो उन दोनों की खुशी लाख गुना ज्यादा बढ़ जाने वाली थी। और बढ़ती भी कैसे नहीं। आखिर माया और अयांश के जाने के बाद आर्य फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी उन दोनों की जो होने वाली थी। वो दोनों माँ बेटी दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहलाने वाले थे। पूरा तमाशा खत्म हो जाने के बाद नताशा ने अपनी मॉम से पूछा, मॉम, कल रात से ही मैं महेश अंकल से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या आपकी उनसे कोई बात हुई है? नताशा का सवाल सुनकर जारा को अपने भाई महेश का ख्याल आया। कल रात जारा ने महेश को ड्रग्स और नशे की हालत में माया का फायदा उठाने के लिए भेजा था, मगर तब से महेश का कोई अता पता नहीं था। महेश रिश्ते में नताशा का सगा मामा था। उस हिसाब से महेश एक तरीके से माया का भी मामा ही लगता था। मगर जारा ने इसके बावजूद महेश को साफ तौर से माया का रेप करने के लिए भेजा था। प्रॉपर्टी और पावर पाने की भूख जारा और नताशा के अंदर कितने गंदे लेवल पर थी, इसका अंदाजा इसी एक बात से लगाया जा सकता था। जारा और नताशा माया के आसपास बचपन से मौजूद दो जंगली भेड़िए की तरह थी। वो दोनों हर वक्त माया को नोच खाने को तैयार रहती थी। स्वाभाविक तौर पर ऐसे जंगली भेड़ियों के बीच रहने के बाद खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए माया का क्रूर और बेरहम बनना जरूरी था। अगर माया खुद को बचपन से मजबूत और क्रूर ना बनाती, गंदे खेल नहीं खेलती, अपने नाजुक हाथ गंदे नहीं करती, तो जारा और नताशा कब का उसका वजूद मिटा चुके होते। जारा अपना फोन ऑन करके महेश का नंबर डायल करते हुए बोली, नहीं नताशा, कल रात से महेश का कोई अता पता नहीं है। उसने माया के साथ कुछ किया या नहीं, ये भी अब तक मुझे पता नहीं चला है। अपनी मॉम की बात सुनकर नताशा कंफ्यूजन में पड़ गई। दूसरी तरफ विद्युत अयांश के रूम के बाहर आया। उसने कई बार रूम का डोर नॉक किया, मगर अंदर से ना ही कोई जवाब आया और ना ही किसी ने डोर ओपन किया। विद्युत 7वीं बार डोर नॉक करने को हुआ, तभी जरा और नताशा वहां आ गई। जारा ने हल्की मुस्कान के साथ विद्युत की ओर मास्टर की बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये लीजिए, आप इस मास्टर की का यूज करके बाहर से डोर ओपन कर लीजिए। अयांश बहुत जिद्दी है, वो ऐसे डोर ओपन नहीं करेगा। जारा की बात सुनकर विद्युत ने एक नज़र ठंडेपन से नताशा की ओर देखा। नताशा तो विद्युत को देखने भर से पागलों की तरह ब्लश करने लगी थी। विद्युत ने नताशा पर अपनी डार्क नजरें गड़ाए हुए जारा से कहा, पुट इट डाउन।
विद्युत की बात सुनकर जारा ने जब उसके इशारे की तरफ देखा, तब उसकी आंखें हैरत और असमंजस से भर गई। जारा ने सोचा, क्या विद्युत सीधे उसके हाथ से की नहीं ले सकता है? विद्युत जारा को मास्टर की नीचे रखने को बोल रहा था। जारा ने कुछ क्षण सोचने के बाद मास्टर की नीचे रख दिया। तभी वहां रॉकी आ गया। विद्युत के इशारे पर रॉकी ने जल्दी से मास्टर की उठाकर अयांश के रूम का डोर ओपन किया। अयांश के रूम के अंदर जाने से पहले विद्युत ने बेहद ठंडे लहजे में नताशा से कहा, अगली बार उस लड़की और होटल के साथ तुम दोनों भी राख में मिल सकती हो। विद्युत की बात सुनकर नताशा और जारा का खिला हुआ चेहरा एकदम से काला पड़ गया। विद्युत के धमकी भरी बात का मतलब साफ था। उसे पता चल चुका था। फ्रैंकफर्ट में ड्रीम होटल के उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट में उस लड़की को नैक्ड हालात में भेजने वाली इंसान नताशा और जारा थी। विद्युत के अयांश के रूम के अंदर जाने के बाद रॉकी ने क्रुक्ड स्माइल के साथ जरा और नताशा से कहा, बी केयरफुल। अगली बार चीजें इतनी आसानी से सेटल नहीं होगी। इसीलिए माया मैडम और हमारे लिटिल बॉस से दूर रहिएगा। इसी में आप दोनों की भलाई है। वरना मेरे बॉस को दुनिया डेविल क्यों कहती है? उसका आप दोनों एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकती है। रॉकी की बात सुनकर जारा और नताशा का डर से भरा चेहरा गुस्से से भर गया। अब एक नौकर उन दोनों को तिरस्कार भरे लहजे में धमकी दे रहा था। नताशा रॉकी पर चिल्लाने को हुई, मगर जरा ने उसका हाथ दबाकर उसे शांत करा दिया। अभी वो दोनों इस हालात में नहीं थे कि वो विद्युत सिंघानिया को ऑफेंड कर सके। मॉम, नताशा ने जारा को नाराजगी से देखा, तो जारा उसे अपने साथ खींचते हुए वहां से लेकर चली गई। उधर रूम के अंदर आते ही विद्युत ने देखा, पूरा रूम सहस नसन हुआ पड़ा है। चारों तरफ सारी चीजें टूटू फूटू बिखरी पड़ी है। विद्युत ने रूम की खस्ता हालत पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने अपनी ठंडी सरसरी नजर घुमाकर रूम में चारों तरफ देखा, मगर अयांश उसे रूम में कहीं नजर नहीं आया। विद्युत फ्लोर पर टूटकर बिखरे फ्लावर वॉश को जूते से साइड करते हुए रूम के सेंटर में आया। उसके हैंडसम चेहरे पर इस दौरान रत्ती भर भी भाव नहीं थे। रूम के सेंटर में आते ही विद्युत के कान में अयांश के सिसकने और बरबराने आवाज पड़ी, मम्मा, आई एम सॉरी, आई डोंट हेट यू। मैंने वो सब गुस्से में बोल दिया था मम्मा। आई जस्ट लव यू। प्लीज मेरे पास वापस आ जाए। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मेरे पास वापस आ जाए। मैं आपके बगैर मर जाऊंगा मम्मा। प्लीज कम बैक टू मी। मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अयांश की बात और सिसकी सुनकर विद्युत ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। एपिसोड 44, यू आर अ बैड डैडी। विद्युत के अयांश के रूम के अंदर जाने के बाद रॉकी ने क्रुक्ड स्माइल के साथ जरा और नताशा से कहा, बी केयरफुल। अगली बार चीजें इतनी आसानी से सेटल नहीं होगी। इसीलिए माया मैडम और हमारे लिटिल बॉस से दूर रहिएगा। इसी में आप दोनों की भलाई है। वरना मेरे बॉस को दुनिया डेविल क्यों कहती है? उसका आप दोनों एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकती है। रॉकी की बात सुनकर जारा और नताशा का डर से भरा चेहरा गुस्से से भर गया। अब एक नौकर उन दोनों को तिरस्कार भरे लहजे में धमकी दे रहा था। नताशा रॉकी पर चिल्लाने को हुई, मगर जरा ने उसका हाथ दबाकर उसे शांत करा दिया। अभी वो दोनों इस हालात में नहीं थे कि वो विद्युत सिंघानिया को ऑफेंड कर सके। मॉम, नताशा ने जारा को नाराजगी से देखा, तो जारा उसे अपने साथ खींचते हुए वहां से लेकर चली गई। उधर रूम के अंदर आते ही विद्युत ने देखा, पूरा रूम सहस नसन हुआ पड़ा है। चारों तरफ सारी चीजें टूटू फूटू बिखरी पड़ी है। विद्युत ने रूम की खस्ता हालत पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने अपनी ठंडी सरसरी नजर घुमाकर रूम में चारों तरफ देखा, मगर अयांश उसे रूम में कहीं नजर नहीं आया। विद्युत फ्लोर पर टूटकर बिखरे फ्लावर वॉश को जूते से साइड करते हुए रूम के सेंटर में आया। उसके हैंडसम चेहरे पर इस दौरान रत्ती भर भी भाव नहीं थे। रूम के सेंटर में आते ही विद्युत के कान में अयांश के सिसकने और बरबराने आवाज पड़ी, मम्मा, आई एम सॉरी, आई डोंट हेट यू। मैंने वो सब गुस्से में बोल दिया था मम्मा। आई जस्ट लव यू। प्लीज मेरे पास वापस आ जाए। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मेरे पास वापस आ जाए। मैं आपके बगैर मर जाऊंगा मम्मा। प्लीज कम बैक टू मी। मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अयांश की बात और सिसकी सुनकर विद्युत ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। विद्युत ने जब अयांश के आवाज के दिशा में देखा, तब उसकी नजर बेड के कोने में नीचे फ्लोर पर खुद में सिमटकर बैठे अयांश पर गई। अयांश बेहद ही पथेटिक और हेल्पलेस कंडीशन में अपना छोटा सा चेहरा घुटनों में छुपाए लगातार सिसकते हुए रूंधी आवाज में कुछ ना कुछ बरबराए जा रहा था। अधिक रोने की वजह से अयांश की सिसकती आवाज हिचकने लगी थी। उसका छोटा सा शोल्डर कंटिन्यूअसली हिल और कांप रहा था। अयांश का गेंद की तरह खुद में सिमट कर बैठने का तरीका इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि उस पर किसी निर्जीव पत्थर को भी दया आ जाता। मगर विद्युत के इमोशनलेस चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। विद्युत अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले
खालीपन से अयांश की ओर एकटक देख रहा था। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल जीरो थे। उसके चेहरे के भाव से बता पाना असंभव था कि उसके दिमाग क्या चल रहा है। वो अंदर से गुस्सा है या फिर शांत है। विद्युत कुछ पल ठहरकर अयांश की ओर बढ़ गया। अपनी तरफ बढ़ रही कदमों की आहट महसूस करने के बाद अयांश को लगा माया वापस आ गई है। अयांश ने झट से अपना छोटा सा चेहरा उठाते हुए रूंधी आवाज में कहा, मम्मा, आप वापस आ गई। मुझे पता था आप वापस जरूर आएंगी। आपको। इतना बोलते हुए अयांश बीच में ही रुक गया। अपने ठीक सामने खड़े विद्युत को देखते ही अयांश के चेहरे के भाव बदल गए। उसका छोटा सा सुंदर चेहरा कठोर हो गया और उसकी ब्राइट नीली आंखें कोल्डनेस से भर गई। विद्युत को देखते ही अयांश के पेनफुल फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे बदल कर हार्ड हो गए थे जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता हो। अयांश के भाव में आए तेज बदलाव को देखकर विद्युत की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। ये छोटा सा लड़का थोड़ी देर अपनी मम्मा का नाम लेकर किसी दर्द से तड़प रहे मरीज की तरह तेज विलाप करके रो रहा था। मगर उसे देखते ही उसका सारा रोना छूमंतर हो गया था। उसके पैर लिपट कर रोने के बजाय वो इस वक्त उसे बिल्कुल कोल्ड और मच्योर एक्सप्रेशंस के साथ घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं था कि वो एक 2.5 साल का बच्चा है। अयांश को बगैर कुछ कहे खुद को कोल्डली घूरता पाकर विद्युत ने ठंडे लहजे में उससे पूछा, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई है, इसीलिए तुम रो रहे थे? माया का जिक्र सुनते ही अयांश का कोल्ड चेहरा मुरझा गया। अयांश ने कुछ पल विद्युत की ओर कोल्डली देखा, फिर उसने अचानक अपना निचला होठ रोने वाले पोजीशन में क्यूटली बाहर निकाल लिया। विद्युत अयांश के भावों में दोबारा आए बदलाव का मतलब समझ पाता। उससे पहले ही अयांश उसके पिले जैसे पैरों से लिपटते हुए जोर जोर से रोने लगा। रोते वक्त अयांश का छोटा सा चेहरा सिकुड़कर और ज्यादा छोटा हो गया था। विद्युत के कठोर पैर से बंदर की तरह लिपट कर रोते हुए अयांश बहुत ही ज्यादा प्यारा और मासूम दिख रहा था। विद्युत को देखने के बाद अयांश ने सोचा था कि वह विद्युत के सामने नहीं रोएगा, खुद को विद्युत के सामने वीक नहीं दिखाएगा। मगर था तो अयांश एक 2.5 साल का बच्चा ही। लाख कोशिश के बावजूद माया का जिक्र सुनते ही उसे तेज रोना आ गया था और अंत में वो अपने दुख को आंसू के जरिए बाहर निकलने से रोक नहीं पाया था। अयांश को माया की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। माया के जाते वक्त अयांश ने माया को आई हेट यू मम्मा कहा था। इस बात को दोबारा से याद करके अयांश को डर भी लगने लगा था। अयांश ये सोचकर डर रहा था कि अगर कहीं माया को उसकी बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई होगी, अगर माया ने उसके शब्दों को सीरियसली ले लिया होगा, और अगर कहीं माया जिंदगी भर उसके पास कभी वापस लौट कर नहीं आई, तो उसका क्या होगा। विद्युत ने अपना सर झुकाकर अयांश की ओर देखा। उसके भावहीन चेहरे पर थोड़े परेशानी और उलझन भरे भाव उभर आए थे। अयांश को बगैर रुके रोता हुआ देख उसने असमंजस में 2 उंगलियों से अपना माथा रगड़ना शुरू कर दिया। विद्युत को समझ नहीं आ रहा था अयांश क्यों अचानक ऐसे रोने लगा और वो कैसे अयांश को शांत कराए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी ऐसे सिचुएशन को फेस नहीं किया था। दूर पर खड़े रॉकी ने जब अपने डेविल बॉस की दुविधा, तब उसे भीतर ही भीतर विद्युत की कंडीशन पर हंसी आने लगी। उसके बॉस ने जन्म के बाद से ही अपनी पूरी 27 साल की उम्र में सिर्फ लोगों को रुलाया और टॉर्चर किया था। भला उसे किसी बच्चे को चुप करना आता भी कैसे। रॉकी ने अपने मन में ठंडी आह भरते हुए लाचारी से सोचा, बॉस, अगर आपको बच्चों के साथ अच्छे से डील करना नहीं आता है, तो आपने अपना जहरीला मुंह अपने बेटे के सामने खोला ही क्यों? अब देखिए, अब आपका बेटा रोने लगा ना। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी आपको अपने बेटे के सामने माया मैडम इस जिक्र करने की, जब आप अच्छे से जानते हैं आपका बेटा अपनी मम्मा के लिए ही रो रहा है? तब क्या जरूरत थी उससे उसके रोने का कारण पूछने की? हालांकि रॉकी विद्युत को अपने मन में ही कोश कर लेसन सीखा सकता था। विद्युत के सामने अपने मन की बातें बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। विद्युत से ऐसी बातें बोलने के बजाय तो रॉकी अपनी जीभ कटवाना पहले प्रेफर करता। अयांश का रोना हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था। पहले उसके पास अच्छे से रोने के लिए कोई सहारा नहीं था, मगर अपने डैडी के पैरों का सहारा पाकर अयांश खुलकर रो रहा था। लंबे समय तक हिचकिचाने और परेशान होने के बाद जब विद्युत को कुछ समझ नहीं आया, तब उसने अंत में झुककर अयांश को अपने गोद में उठा लिया था। अयांश अपने नन्हे नन्हे हाथ विद्युत के पत्थर जैसे मजबूत गर्दन में लपेटकर सिसकते हुए रोने लगा। उसने अपना छोटा सा सर हताशा और मासूमियत के साथ विद्युत के शोल्डर पर टिका रखा था। अयांश के मोती के दाने जैसे आंसुओं की बूंदों से विद्युत का बेशकीमती सूट भी भीगने लगा था। अयांश को चुप ना होता देख विद्युत ने उसे कोल्डली घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, लड़कियों की तरह रोना धोना बंद करो। तुम अब मेरे बेटे हो। तुम्हारे हर एक एक्शन से मेरी डिग्निटी जुड़ी है।
तुम्हें ऐसे रोने और वीक पड़ने की इजाजत नहीं है। विद्युत की पूरी बात सुनकर अयांश एकदम से शांत हो गया। उसका चेहरा अब भी आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर उसके चेहरे के भाव अब दोबारा से विद्युत की तरह ही कठोर हो गए थे। अयांश ने अपना छोटा सा सर क्यूटली टेढ़ा करके विद्युत को कोल्डली घूरा और कहा, क्या रोने के हक सिर्फ लड़कियों के पास है? क्या लड़के नहीं रो सकते हैं? अयांश का सवाल सुनकर विद्युत ने उसकी ब्राइट नीली आंखों में ठंडेपन से घूरते हुए कहा, लड़कों को रोने का हक जरूर होता है, मगर तुम्हें रोने का हक नहीं है। खासकर नखरीली लड़कियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे बेटे हो, अगर तुम्हें रोना भी है तो अपनी मॉम की तरह रो, मुझे वो पसंद आएगा। विद्युत की बात सुनकर अयांश मासूमियत से अपनी चीन खुजलाते हुए बोला, पर मेरी मम्मा तो रोती ही नहीं है। मैं उनके जैसे कैसे रो सकता हूँ, जब वो कभी रोती ही नहीं है? अयांश का जवाब सुनकर विद्युत के लिप्स क्रुक्ड वे में तिरछे मुड़े। अयांश ने जब विद्युत के बातों के बारे में दोबारा से सोचा, तब उसे उसकी बातों का असल मतलब समझ आया। विद्युत चाहता था अयांश माया की तरह रोए, मगर माया कभी रोती ही नहीं थी। इसका इनडायरेक्ट मतलब था कि अयांश भी कभी ना रोए। अयांश विद्युत के बातों में उलझकर कब शांत हो गया, उसे खुद पता तक नहीं चला। विद्युत के शोल्डर पर दोबारा अपना छोटा सा सर टिकाकर अयांश उसने शर्ट के बटन से खेलते हुए धीमी आवाज में बोला, यू आर अ बैड डैडी। मम्मा ने मुझे सिखाया है, हमें अपने जीन्यून इमोशंस भले ही किसी को दिखाने नहीं चाहिए, मगर हमें अपने जीन्यून इमोशंस छिपाने भी नहीं चाहिए। इससे हमें बीमारी हो सकती है। अयांश का रोना बंद देखने के बाद विद्युत ने रिलीफ के साथ अपनी टाई हल्की ढीली की। रूम से बाहर निकलने के दौरान विद्युत अयांश को जवाब देते हुए ठंडी आवाज में बोला, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। हम खुद को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इससे हमारे बॉडी या हेल्थ पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। विद्युत का जवाब सुनकर अयांश ने क्यूरियसली उससे पूछा, क्या ऐसा सच में किया जा सकता है? क्या आप मुझे ऐसा करना सिखाओगे? अयांश की बात सुनकर विद्युत बिना भाव के बोला, अगर तुम ओबीडिएंट बने रहे तो जरूर। विद्युत और अयांश के पीछे पीछे रॉकी भी डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ आर्य मैंशन से बाहर निकल गया। रॉकी ने सोचा था, जब विद्युत अयांश को चुप कराने की कोशिश करेगा तब उसे एक अच्छा शो देखने को मिलेगा, मगर असल में ऐसा कुछ ना होने पर रॉकी निराश हो गया था। आर्य मैंशन के बाहर आते ही विद्युत और अयांश की नज़र माया पर गई। माया रोड की दूसरी साइड अपनी स्पोर्ट कार से एलिजेंटली टिक कर खड़ी थी। उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बैगी ब्लैक स्वेटशर्ट और बैगी ब्लैक कार्गो पैंट्स में माया बहुत कूल और चार्मिंग दिख रही थी। उसके सर पर मौजूद ब्लैक बास्केटबॉल कैप उसके कूल लुक को कई गुना ज्यादा एनहांस कर रही थी। माया पर नजर पड़ते ही अयांश धीमी और उदास आवाज में मासूमियत से बुदबुदाया, मम्मा पक्का बहुत गुस्से में है, मुझे डर लग रहा है। मैं अब उन्हें कैसे मनाऊंगा? मैंने सुबह में उनसे गुस्से में बात की थी। अयांश की बात सुनकर विद्युत की आईब्राउज कस गई। उसने अयांश से सार्कास्टिक वे में पूछा, क्या तुम अपनी मम्मा से इतना ज्यादा डरते हो ग्रीडी बॉय? मैं अपनी मम्मा से डरता नहीं हूँ, मैं अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके, अयांश ने विद्युत के बात के जवाब में उसे कोल्डली घूरते हुए कहा। 45 विद्युत की तीसरी आंख फॉरवर्ड। रॉकी ने सोचा था, जब विद्युत अयांश को चुप कराने की कोशिश करेगा तब उसे एक अच्छा शो देखने को मिलेगा, मगर असल में ऐसा कुछ ना होने पर रॉकी निराश हो गया था। आर्य मैंशन के बाहर आते ही विद्युत और अयांश की नज़र माया पर गई। माया रोड की दूसरी साइड अपनी स्पोर्ट कार से एलिजेंटली टिक कर खड़ी थी। उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बैगी ब्लैक स्वेटशर्ट और बैगी ब्लैक कार्गो पैंट्स में माया बहुत कूल और चार्मिंग दिख रही थी। उसके सर पर मौजूद ब्लैक बास्केटबॉल कैप उसके कूल लुक को कई गुना ज्यादा एनहांस कर रही थी। माया पर नजर पड़ते ही अयांश धीमी और उदास आवाज में मासूमियत से बुदबुदाया, मम्मा पक्का बहुत गुस्से में है, मुझे डर लग रहा है। मैं अब उन्हें कैसे मनाऊंगा? मैंने सुबह में उनसे गुस्से में बात की थी। अयांश की बात सुनकर विद्युत की आईब्राउज कस गई। उसने अयांश से सार्कास्टिक वे में पूछा, क्या तुम अपनी मम्मा से इतना ज्यादा डरते हो ग्रीडी बॉय? मैं अपनी मम्मा से डरता नहीं हूँ, मैं अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके, अयांश ने विद्युत के बात के जवाब में उसे कोल्डली घूरते हुए कहा। अपनी फर्स्ट मीटिंग में ही अयांश ने ग्रीड के साथ विद्युत से प्रॉपर्टी की डिमांड की थी, इसीलिए विद्युत ने तब उसका नाम ग्रीडी बॉय रख दिया था। माया की नज़र जब मैंशन के बाहर खड़े अयांश और विद्युत पर गई, तब वो सीधी खड़ी होकर उन दोनों की ओर बढ़ गई। माया का दोनों हाथ उसके पैंट के पॉकेट में था। उसका अपीयरेंस और अटायर भले ही कूल और यूथफुल था, मगर उसकी साफ सुंदर भूरी आंखों में मौजूद कामनेस उसके मच्योर और स्ट्रॉन्ग माइंड सेट को रिफ्लेक्ट कर रही थी।
माया का ऑरा हमेशा की तरह सबसे अलग और बेहद ही कंपोज और रिजर्व था। रोड पर सिंपल ब्लैक आउटफिट में चलते वक्त भी उसका डिफरेंट क्लास और डोमिनेंस झलक रहा था। दूर से देखने पर माया बिल्कुल किसी खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग की तरह दिखती थी। माया को अपनी तरफ आता देखने के बाद अयांश की ब्राइट नीली आंखों में खुशी और घबराहट दोनों के मिले जुले भाव उभर आए। अयांश ने प्यार से एकटक माया की ओर देखते हुए विद्युत के शर्ट को नर्वसली अपनी मुट्ठियों में भर लिया। माया अयांश की ओर नहीं बल्कि विद्युत की ओर देख रही थी। उसकी शांत आंखों की गहराई में अनगिनत सवाल और कंफ्यूजन थी। माया विद्युत के ठीक सामने आकर रुकी। उसने एक नज़र साइड में खड़े रॉकी की ओर स्थिरता से देखा। रॉकी विद्युत का सबसे खास और खतरनाक सबऑर्डिनेट था। साफ शब्दों में रॉकी को विद्युत का तीरसा आंख बोलना गलत नहीं होगा। विद्युत के जिन मामलों को संजीव हैंडल नहीं कर पाता था, उन्हें अक्सर रॉकी ही हैंडल करता था। माया ने अपना रुख विद्युत और अयांश की ओर किया। विद्युत बिना इमोशन के उसे ही घूर रहा था। माया कुछ बोलती उससे पहले ही अयांश ने अपना छोटा सा सर झुकाकर उससे धीमी महीन आवाज में मासूमियत से कहा, मम्मा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे हेट नहीं करता। वो उस वक्त मैं सेंसलेस हो गया था, इसीलिए मैंने वो सब बोल दिया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अयांश की बात सुनकर माया ने शांत नजरों से उसकी ओर कुछ पल तक देखा, मगर उसने अयांश के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अयांश इंतजार करता रह गया, मगर 10 मिनट बीत जाने के बाद भी माया ने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही उसे अपने गोद में लेने का ट्राई किया। नॉर्मली माया अयांश के माफी मांगने पर जल्दी ही मान जाया करती थी, मगर आज शायद उसका इरादा कुछ और करने का था। माया ने अयांश से अपनी नजरें फेरते हुए विद्युत को गहराई से देखकर पूछा, कैसे कैसे किया तुमने ये सब? तुम शुरू से प्रथम के बारे में सब कुछ जानते थे। तुमने जानबूझकर मुझे इस हद तक मजबूर किया, और अब तुमने इस सिचुएशन का इतनी चालाकी से फायदा भी उठा लिया। माया की बात सुनकर विद्युत के लिप्स क्रुक्ड वे में हल्के तिरछे मुड़े, मगर उसने माया से कहा कुछ नहीं। विद्युत बस खामोशी के साथ माया की आंखों में देखता रहा। विद्युत की खामोशी देखने के बाद माया ने उससे दोबारा स्थिर स्वर में पूछा, उस डीएनए रिपोर्ट का क्या? क्या वो रिपोर्ट सच में असली थी? माया के इस सवाल के बाद जाकर विद्युत ने अपनी डरावनी खामोशी तोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, वो रिपोर्ट्स बिल्कुल असली है। विद्युत के मुंह से हाँ सुनकर माया की शांत आंखें डार्क हो गई। ऐसा होना नामुमकिन था। माया ने अपनी हैरत दबाते हुए शांत लहजे में विद्युत से पूछा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अयांश तो प्रथम। विद्युत माया की बात बीच में काटते हुए उसके कान में झुककर धीमे और ठंडे लहजे में फुसफुसा कर बोला, बिकम मोर बैड एंड फियरलेस, देन यू विल बी बिकम द मोस्ट पावरफुल। एपिसोड 46, डैडी। मम्मा बहुत रूड और हार्टलेस है। विद्युत की खामोशी देखने के बाद माया ने उससे दोबारा स्थिर स्वर में पूछा, उस डीएनए रिपोर्ट का क्या? क्या वो रिपोर्ट सच में असली थी? माया के इस सवाल के बाद जाकर विद्युत ने अपनी डरावनी खामोशी तोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, वो रिपोर्ट्स बिल्कुल असली है। विद्युत के मुंह से हाँ सुनकर माया की शांत आंखें डार्क हो गई। ऐसा होना नामुमकिन था। माया ने अपनी हैरत दबाते हुए शांत लहजे में विद्युत से पूछा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अयांश तो प्रथम। विद्युत माया की बात बीच में काटते हुए उसके कान में झुककर धीमे और ठंडे लहजे में फुसफुसा कर बोला, बिकम मोर बैड एंड फियरलेस, देन यू विल बी बिकम द मोस्ट पावरफुल। विद्युत की बात सुनकर माया बिल्कुल चुप सी हो गई। विद्युत जब 2 कदम पीछे हटा, तब माया विद्युत को डार्कली घूरने लगी। अब विद्युत के ऐसे किसी डीप मीनिंग बात पर विश्वास कर पाना माया के लिए नामुमकिन था। आज सुबह भी विद्युत ने माया से कहा था, तुम्हें बहुत जल्द अपनी असली औकात पता चलेगी। साथ ही तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। विद्युत उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में माया से बड़ा था। आज के वक्त में कहने को विद्युत के दादाजी अंगद सिंघानिया परिवार के हेड जरूर थे। सिंघानिया परिवार में हर कोई उनका कहना मानता था। पूरे परिवार में उनका दबदबा था, मगर उन्हें भी विद्युत की बात माननी पड़ती थी। उन्हें भी विद्युत के डिसीजंस के सामने झुकना पड़ता था। इन शॉर्ट, विद्युत का डिसीजन सिंघानिया परिवार में लास्ट डिसीजन होता था। इनडायरेक्टली विद्युत ही सिंघानिया परिवार में रियल फैमिली हेड था। दादाजी तो बस ऊपरी तौर पर दिखावे के लिए फैमिली हेड थे। असल में विद्युत के अगेंस्ट जाने की हिम्मत पूरे सिंघानिया परिवार में किसी के भी अंदर नहीं थी। 17 साल की उम्र में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखने के बाद मात्र 3 साल में ही विद्युत ने अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज और शार्प स्ट्रैटेजी के थ्रू पूरे सिंघानिया ग्रुप को कुछ इस तरीके से अपने अपने कब्जे में कर लिया था कि 20 साल की उम्र में ही विद्युत को सिंघानिया ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। सिंघानिया परिवार के लगभग सभी लोग हद से ज्यादा घमंडी जरूर थे। गरीब और लाचार लोग उन लोगों की नजरों में ठीक कीड़े मकोड़ों की तरह थे।
मगर सिंघानिया परिवार की एक सबसे बड़ी खासियत थी। सिंघानिया परिवार में कभी भी प्रॉपर्टी को लेकर आर्य फैमिली की तरह आपस में कोई पारिवारिक जंग नहीं हुई थी। सिंघानिया परिवार के लगभग सभी सदस्यों को अपने पैसे, रुतबे और पावर का बहुत ज्यादा गुरूर था। मगर उन सब के बीच आपस में कोई मतभेद या गुरूर नहीं था। सिंघानिया परिवार में हर किसी फैमिली मेंबर के बीच बहुत ज्यादा प्यार और अपनापन था। 7 साल पहले विद्युत के सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन बनने पर भी परिवार में किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया था। वरुण और विद्युत के अंकल आंटी ने भी नहीं। किसी को भी विद्युत को चेयरमैन की पोजीशन मिलने पर कोई ऐतराज नहीं था। सब कोई खुश थे इस बात पर। हालांकि परिवार के सपोर्ट के साथ ही विद्युत एक जीनियस भी था। बिजनेस वर्ल्ड में डेविल के साथ ही विद्युत को लेजेंडरी बिजनेस टाइकून भी कहा जाता था। उसके स्किल्स और प्लानिंग को मात दे पाना नामुमकिन था। विद्युत एक्चुअल में चेयरमैन की पोजीशन डिजर्व करता था। आर्य फैमिली भले ही फोर्ब्स के लिस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे वेल्थिएस्ट फैमिली थी, सिंघानिया परिवार का भले ही फोर्ब्स की उस वेल्थिएस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि सिंघानिया परिवार के पास पैसों या पावर की कोई कमी थी। बात बस इतनी सी थी कि विद्युत ने फैमिली को संभालते ही सबसे पहले अपने फैमिली की वेल्थ पब्लिक करना बंद कर दिया था। एक दो बार कुछ मैगजीन्स ने सिंघानिया परिवार के कुल संपत्ति का पता लगाने का ट्राई भी किया था। मगर उनके इसी एक ट्राई की वजह से विद्युत ने रातों रात उन सभी मैगजीन्स के कंपनी को तबाह और बर्बाद कर दिया था। सिंघानिया परिवार के पुराने इतिहास की वजह से सिंघानिया परिवार के बारे में कई सारी अफवाहें भी चारों तरफ फैली हुई थी। उन अफवाहों में एक यह अफवाह भी शुमार थी कि सिंघानिया परिवार की परसेंट टोटल वेल्थ फोर्ब्स की लिस्ट में मौजूद टॉप 10 परिवारों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा थी। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई थी, ये तो विद्युत ही जानता था। मगर इन सभी चीजों की वजह से जब विद्युत ने आज माया को सुबह में कहा था, तुम्हें बहुत जल्द अपनी असली औकात पता चलेगी, साथ ही तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, तब माया को लगा था विद्युत अपने बातों के जरिए उसे किसी चीज के लिए आगाह कर रहा है या फिर उसे धमकी दे रहा है। माया का इतनी आसानी से आर्य फैमिली छोड़ने का असल कारण भी विद्युत की बातें ही थी। माया को सुबह में लगा था विद्युत इनडायरेक्टली उसे नीचा दिखा रहा है और औकात के जरिए विद्युत उसे ये बता रहा है कि उसके दादाजी के सामने उसकी एक नहीं चलती, अपने दादाजी के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। विद्युत के कुछ चंद शब्दों के जाल में फंस कर ही माया सुबह में अपने दादाजी के सामने बिल्कुल रेबल बन गई थी। बात को हमेशा की तरह शांति से सुलझाने के बजाय माया ने सुबह में अपने दादाजी से रूडली और रेबलली बातें की थी और अंत में उसने आर्य फैमिली ही छोड़ दिया। माया को इसके जरिए विद्युत के बातों को गलत साबित करना था, जो कि विद्युत एक्चुअल में चाहता था। विद्युत असल में शुरू से चाहता था माया आर्य फैमिली छोड़ दे। चीजें अपने सोच के मुताबिक होने के बाद माया के आर्य फैमिली को छोड़ते ही विद्युत आर्य फैमिली आया और उसने अयांश की कस्टडी भी आर्य फैमिली से छीन लिया। मात्र एक 19 शब्द के सेंटेंस के जरिए विद्युत ने अनगिनत निशाने लगाए थे। अब माया की सबसे बड़ी कमजोरी अयांश भी विद्युत के पास था। माया ने भी आर्य फैमिली छोड़ दिया था और पूरा आर्य फैमिली भी असमंजस में थी। सब चीजों के बारे में दोबारा से सोचने के बाद माया को विद्युत की पूरी साजिश समझ आ गई थी। उसे पता चल चुका था विद्युत ने अपने बातों के जरिए उसे सिर्फ उकसाया था और उससे उकसा कर वो सब करवाया है जो वो एक्चुअल में उससे करवाना चाहता था। विद्युत को कुछ पल कोल्डली घूरने के बाद माया बगैर कुछ कहे डाइवोर्स पेपर्स उसके हाथ में थमाने के बाद एकदम से पलटकर वहां से अपने स्पोर्ट्स का की ओर चली गई। जाते वक्त भी माया ने अयांश के सवाल का जवाब देना तो दूर, उसकी ओर एक नजर देखना तक जरूरी नहीं समझा था। अयांश को माया का ऐसा रूखा और इग्नोरिंग बिहेवियर बहुत बुरा और हटिंग लगा था। हाँ, माना उससे एक बार गलती हो गई थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि माया उसे इस तरह इग्नोर करने लगे, वो भी उसके माफी मांगने के बावजूद। अयांश ने भी गुस्से में होठ सिकोड़कर माया से अपनी फेर ली। अगर माया उससे नाराज थी तो अब वो भी उससे नाराज था। अयांश ने तिरछी नजरों से विद्युत के भावहीन हैंडसम की ओर देखा। विद्युत बिना इमोशन के माया की जाती हुई पीठ को ही घूर रहा था। अयांश ने अपना छोटा सा चेहरा विद्युत के गर्दन में छुपाते हुए धीमी ठंडी आवाज में कहा, डैडी, मम्मा बहुत रूड और हार्टलेस है, मैं उनसे दोबारा कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा, वो अब मेरे पास वापस कभी नहीं आएगी। अयांश की बात सुनकर विद्युत के लिप्स क्रुक्ड वे में हल्के तिरछे मुड़े, मगर विद्युत मुस्कुराया नहीं। उसने माया की जाती हुई पीठ को इमोशनलेसली घूरते हुए अयांश से कोल्ड वॉइस में कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वो हमारे पास जरूर वापस आएगी, उसे वापस आना ही पड़ेगा। विद्युत की काम और कॉन्फिडेंट आवाज सुनकर अयांश उसे टकटकी लगाए देखने लगा। दूसरी तरफ
एक सफेद लग्जरियस कमरे में एक बेहद ही हैंडसम लड़का पेट के बल बेड पर शर्टलेसली लेटा हुआ था। लड़के की आंखें बंद थी और उसके पतले आकर्षक होठों पर नींद में भी हल्की मुस्कान थी। शायद वह लड़का कोई खूबसूरत सपना देख रहा था। तभी रूम का डोर ओपन कर एक तीसरा शख्स रूम में दाखिल हुआ। बेड पर सो रहे लड़के को देखकर उस इंसान ने लाचारी से अपना कंधा गिराते हुए कहा, प्रथम, अब तुम और कितनी देर सोने वाले हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है आर्य फैमिली में इन दिनों क्या हो रहा है? माया किन हालातों से गुजर रही है? एपिसोड 47, विद्युत सिंघानिया का डीएनए अयांश से कैसे मैच हुआ? अयांश की बात सुनकर विद्युत के लिप्स क्रुक्ड वे में हल्के तिरछे मुड़े, मगर विद्युत मुस्कुराया नहीं। उसने माया की जाती हुई पीठ को इमोशनलेसली घूरते हुए अयांश से कोल्ड वॉइस में कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वो हमारे पास जरूर वापस आएगी। उसे वापस आना ही पड़ेगा। विद्युत की काम और कॉन्फिडेंट आवाज सुनकर अयांश उसे टकटकी लगाए देखने लगा। दूसरी तरफ एक सफेद लग्जरियस कमरे में एक बेहद ही हैंडसम लड़का पेट के बल बेड पर शर्टलेसली लेटा हुआ था। लड़के की आंखें बंद थी और उसके पतले आकर्षक होठों पर नींद में भी हल्की मुस्कान थी। शायद वह लड़का कोई खूबसूरत सपना देख रहा था। तभी रूम का डोर ओपन कर एक तीसरा शख्स रूम में दाखिल हुआ। बेड पर सो रहे लड़के को देखकर उस इंसान ने लाचारी से अपना कंधा गिराते हुए कहा, प्रथम, अब तुम और कितनी देर सोने वाले हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है आर्य फैमिली में इन दिनों क्या हो रहा है? माया किन हालातों से गुजर रही है? उस इंसान की बात सुनकर बेड पर लेटे प्रथम के होठों में हल्की हरकत हुई, साथ ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। प्रथम ने धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए उस इंसान के आखिरी शब्दों को शांत लहजे में दोहराया, माया किन हालात से गुजर रही है। प्रथम की आवाज भले ही धीमी थी, मगर उस इंसान ने प्रथम के बातों में छिपे सार्काज़्म को अच्छे से सुन और समझ लिया था। कुछ क्षण की गहरी खामोशी के बाद प्रथम अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए बेड से उठ खड़ा हुआ। प्रथम के सीधा खड़ा होने के बाद खिड़की आती सूर्य की तेज किरणें सीधे उसके मस्कुलर बॉडी पर पड़ने लगी। प्रथम की हाइट 6 फीट 4 इंच की थी। उसके फेशियल फीचर्स बेहद ही शार्प और अट्रैक्टिव थे। उसके शरीर की बनावट बिल्कुल किसी खूबसूरत और टफ कलाकृति की तरह थी। प्रथम की एज 24 साल थी, मगर उसका ऑरा विद्युत से बिल्कुल अलग और कामनस भरा हुआ था। उसके हैंडसम चेहरे और वी शेप्ड 8 पैक एब्स को देखने के बाद कोई भी लड़की अपना मानसिक संतुलन खो सकती थी। अपने दांतों के बीच शिगार फंसाने के बाद प्रथम ने शिगार सुलगाए। शिगार का एक लंबा कस भरने के बाद प्रथम उस इंसान की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोला, मेरी माया हालातों से नहीं गुजरती है नीरज। मेरी माया हालातों को काबू करती है। प्रथम की बात सुनकर नीरज के माथे पर सलबटे उभर आए। नीरज भी प्रथम का हम उम्र ही था। प्रथम से नीरज की दोस्ती बचपन से थी। नीरज एक ऑफन था। अतीत में प्रथम ने नीरज की फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीके से बहुत मदद किया था। प्रथम के बदौलत ही नीरज आज के वक्त में लंदन का जाना माना बिजनेसमैन था। एक साल पहले जब प्रथम मरने के कगार पर था, तब नीरज ने उसकी जान बचाई थी। प्रथम के कहने पर ही नीरज ने उसके जिंदा होने की खबर अब तक माया और आर्य फैमिली में से किसी को भी नहीं दिया था। नीरज बेड पर परेशान भाव के साथ बैठते हुए बोला, प्रथम, इस बार सिचुएशन माया के फेवर में नहीं है। विद्युत सिंघानिया को सब कुछ पता चल चुका है। उसने तुम्हारे बेटे को भी माया से छीन लिया है। वो सन की आदमी अब माया के साथ कुछ भी कर सकता है। माया की सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा बेटा है, और विद्युत सिंघानिया ने उसे ही माया से छीन लिया है। नीरज की बात सुनकर प्रथम की आंखें डार्क हो गई। प्रथम ने शिगार का धुआं हवा में छोड़ते हुए कोल्ड वॉइस में नीरज से पूछा, ये सब हुआ कैसे? विद्युत सिंघानिया को अयांश के बारे में पता कैसे चला? प्रथम की बात सुनकर नीरज ने एक गहरी सांस ली। फिर वो प्रथम को शुरू से लेकर सब कुछ बताने लगा। नीरज की बातों में माया के विद्युत के पास जाने से लेकर आर्य फैमिली में जो कुछ भी हुआ था, वो सारी बातें शामिल थी। पूरी बात जानने के बाद प्रथम के एक्सप्रेशंस डीप जरूर हो गए, मगर उसने कहा कुछ नहीं। इतनी शॉकिंग बातें जानने के बाद भी प्रथम को खामोशी से विंडो के पास खड़े होकर शिगार का लंबा लंबा कस भरता देखकर नीरज से रहा नहीं गया। नीरज ने प्रथम से कहा, विद्युत सिंघानिया का डीएनए अयांश से कैसे मैच हुआ? मैं ये तो नहीं जानता प्रथम, पर तुम्हें अब दुनिया के सामने आ जाना चाहिए। आर्य फैमिली अब अपनी सारी हदें पार कर रही है। तुम्हें उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए प्रथम। तुम आखिर कब तक ऐसे चुप बैठे रहोगे? नीरज की बात सुनकर इस बार प्रथम के फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम से कोल्ड हो गए। प्रथम ने शिगार का बट बेरहमी से एस्ट्रे में मसलते हुए डेडली वॉइस कहा, मिस्टर वीरेंद्र आर्य की वजह से मैंने अपने प्यार को खोया है नीरज। अगर मैं दुनिया के सामने आया, तो मैं सबसे पहले उस बूढ़े को जान से मार दूंगा। उसकी वजह से पिछले 1 साल से मैं माया से दूर रहे हूं।
गुमनामी में जी रहा हूँ। माया को भी लगता होगा मैं मर गया हूँ, पर असल में मैं जिंदा होकर भी मर चुका हूँ। आखिरी बात बोलते हुए प्रथम के शांत आवाज में जज्बातों का सैलाब उमड़ आया था। माया के दादाजी वीरेंद्र आर्य को जान से मार देने की ख्वाहिश प्रथम की सुंदर आंखों में साफ झलक रही थी। शायद माया के दादाजी प्रथम के सामने होते तो प्रथम उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में काट चुका होता। इतनी नफरत थी प्रथम के आंखों में माया के दादाजी का नाम लेते हुए। प्रथम की पूरी बात सुनकर नीरज ने अपने होंठ भींच लिए। प्रथम की मजबूरी और नफरत की असली वजह अगर कोई इंसान सबसे अच्छे से जानता और समझता था तो वो इंसान नीरज ही था। कुछ उलझी हुई पहेलियों को छोड़कर लगभग सभी सवालों के जवाब नीरज को पता था। दूसरी तरफ लंदन के एक सुनसान सड़क पर जंगल के बीचों बीच माया ने तेज ड्रिफ्ट के साथ अचानक से अपनी मैसिव बगटी वेरोन कार रोकी। रेव्यू मिरर के थ्रू माया ने देखा एक रेड बेंटली का उसके पीछे आ रही है। जब से माया आर्य मैंशन से निकली थी तब से ही वो रेड बेंटली का बड़े ही शातिर तरीके से माया के कार का पीछा कर रही है। माया ने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ अपना माथा रब करते हुए कुछ पल उस कार की ओर देखा। उसका दिमाग ऑलरेडी विद्युत के साइकोलॉजिकल गेम की वजह से खराब हो चुका था। अब उसका यूं पीछा करना माया को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। माया अपनी कामनस लगभग खोते हुए धीमे से बुदबुदाई, भगवान ने पक्का तुम लोगों की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। एक दो लंबी सांस लेने के बाद माया अपनी कार से बाहर निकली। माया के सुंदर चेहरे पर अब हल्की सी प्यारी मुस्कान थी और उसकी हर एक मूवमेंट कामनस और क्लास से भरी हुई थी। अपनी बास्केटबॉल कैप एडजस्ट करते हुए माया धीमे कदमों के साथ आराम से बेंटली कार की ओर बढ़ गई। जब बेंटली कार में मौजूद इंसान ने माया को अपनी ओर आता देखा तब उसकी आंखें डर से भर गई। माया के हाथ में गन थी। बेंटली कार में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए इंसान को माया इस वक्त बिल्कुल किसी सुंदर मौत की देवी की तरह दिख रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान ने घबरा कर जल्दी से ब्लूटूथ के थ्रू किसी से कहा, बॉस वो मेरे ओर आ रही है, अब मैं क्या करूं? उसके हाथ में गन भी है। ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान की बात सुनकर फोन की दूसरी साइड मौजूद उसके बॉस ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, करना क्या है बेवकूफ, जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करो और भागो वहां से, वरना वो तुम्हें जान से मार देगी। अपने बॉस की बात सुनकर ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान ने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की, मगर उसके वहां से भागने से पहले ही माया ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ उसके कार के टायर पर गोली मार दी। माया ने सोचा था अब वह इंसान भाग नहीं पाएगा, मगर माया के सोच के बिल्कुल विपरीत टायर पर गोली लगने के बाद भी वह इंसान माया के आंखों के सामने अपनी कार तेजी से घुमाकर वहां से भाग गया। शायद उसकी कार वेल मॉडिफाइड थी, इसीलिए कार के टायर पर गोली लगने के बावजूद वह कार उतनी ही तेजी से भागी थी। माया कामली जाती हुई कार को कुछ सेकंड तक देखती रही। कार के अपने आंखों के सामने से ओझल हो जाने के बाद माया ने अपना फोन निकालकर किसी का नंबर डायल किया। एक रिंग के बाद ही कॉल रिसीव हुआ और फोन की दूसरी साइड से किसी इंसान की भारी आवाज आई, माया मैडम, क्या यह आप हो? हाँ लुकश मैं ही हूँ। माया की हामी सुनते ही लुकश ने उससे कठोर लहजे में पूछा, क्या आपको मुझसे कोई काम था माया मैडम? लुकश के सवाल पर माया ने काम नजरों से जंगल की ओर देखते हुए कहा, एपिंग फॉरेस्ट में अभी अभी कोई रेड बेंटली का मुझे स्टॉक कर रही थी। तुम्हारे पास 2 घंटे है, पता करो वो किसकी का है और उसके अंदर कौन इंसान मौजूद था। उद्धरण चिन्ह। आप निश्चिंत रहिए, 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा माया मैडम। लुकश का जवाब सुनकर माया संतुष्ट भाव के साथ पलटकर अपने का की ओर बढ़ गई। लुकश माया का कोई एरा गहरा सबॉर्डिनेट नहीं था। उसका दिमाग ध्रुत लोमड़ी की तरह था और उसके कॉन्टैक्ट्स FBI से भी ज्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग थे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके साथ पुश्तों की इंफॉर्मेशन लुकश ना निकाल पाए। कार में ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद माया ने लेदर सीट से अपना सर टिकाते हुए लुकश से कहा, लुकश मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। माया की बात सुनकर लुकश अपने उसौल कठोर लहजे में बोला, कहिए माया मैडम, आपका जो भी काम होगा वो मैं आपके दिए गए समय से 10 मिनट पहले पूरा कर दूंगा। लुकश की कठोर आवाज में कहीं ना कहीं उसका घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस भी झलक रहा था। माया लुकश की बात सुनकर आंखें बंद किए हुए हल्का मुस्कुराए। पावर और पैसे के साथ लोगों में थोड़ा बहुत ही सही, मगर घमंड ना आए, ये नामुमकिन था। माया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पास इस काम को पूरा करने के लिए अनलिमिटेड टाइम है लुकश, तुम्हें जितना टाइम लेना है लो, मगर मुझे किसी भी कीमत में पता करके बताओ, अयांश का DNA विद्युत सिंघानिया से कैसे मैच करता है। उद्धरण चिन्ह। विद्युत का जिक्र सुनते ही फोन की दूसरी साइड मौजूद लुकश के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसके लिए पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी।
मगर विद्युत सिंघानिया, उस इंसान के बारे में कुछ पता कर पाना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। लूकस थोड़ा संकुचित आवाज में बोला, माया मैडम, आप मुझसे बेहतर जानती है विद्युत सिंघानिया कैसा इंसान है। वो एक डेविल है। अगर उसे पता चला मैं उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो वो। माया लूकस की बात बीच में काटते हुए बेहद ही शांत और स्थिर लहजे में बोली, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा लूकस। तुम बस वो करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है। तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। माया की आखिरी बात सुनते ही लूकस के माथे पर मौजूद हिचकिचाहट की आखिरी शिकन भी गायब हो गई। उसे अपने बॉस पर पूरा भरोसा था। लूकस जानता था अगर उसकी बॉस ने कह दिया है तो वो उसे आखिर दम तक प्रोटेक्ट जरूर करेगी। लूकस बोला, ठीक है माया मैडम, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपका ये काम भी पूरा कर दूंगा। लूकस का जवाब सुनकर माया ने बगैर कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ पल का के रियरव्यू मिरर की ओर देखने के बाद माया आंखें बंद करके डीप एक्सप्रेशंस के साथ कुछ सोचने लगी। दूसरी तरफ एक डिम ग्रे थीम वाले लग्जूरियस रूम में अयांश किंग साइज बेड पर आलथी पालथी मारकर बैठा गुस्से में कोल्डली अपने हाथ में मौजूद डिवोर्स पेपर्स को घुर रहा था। डिवोर्स पेपर पर मौजूद विद्युत और माया के सिग्नेचर को देखने के बाद अयांश ने काउच पर बैठे विद्युत को डाकली घूरते हुए धीमी ठंडी आवाज में पूछा, आपने कहा था आप मेरी मम्मा को डिवोर्स नहीं दोगे, पर आपने उन्हें डिवोर्स दे दिया। एपिसोड 48, विद्युत और माया की 6 साल पहले हुई शादी। माया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पास इस काम को पूरा करने के लिए अनलिमिटेड टाइम है लूकस। तुम्हें जितना टाइम लेना है लो, मगर मुझे किसी भी कीमत में पता करके बताओ अयांश का डीएनए विद्युत सिंघानिया से कैसे मैच करता है। उद्धरण चिन्ह। विद्युत का जिक्र सुनते ही फोन की दूसरी साइड मौजूद लूकस के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसके लिए पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर विद्युत सिंघानिया, उस इंसान के बारे में कुछ पता कर पाना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। लूकस थोड़ा संकुचित आवाज में बोला, माया मैडम, आप मुझसे बेहतर जानती है विद्युत सिंघानिया कैसा इंसान है। वो एक डेविल है। अगर उसे पता चला मैं उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो वो। माया लूकस की बात बीच में काटते हुए बेहद ही शांत और स्थिर लहजे में बोली, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा लूकस। तुम बस वो करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है। तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। माया की आखिरी बात सुनते ही लूकस के माथे पर मौजूद हिचकिचाहट की आखिरी शिकन भी गायब हो गई। उसे अपने बॉस पर पूरा भरोसा था। लूकस जानता था अगर उसकी बॉस ने कह दिया है तो वो उसे आखिर दम तक प्रोटेक्ट जरूर करेगी। लूकस बोला, ठीक है माया मैडम, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपका ये काम भी पूरा कर दूंगा। लूकस का जवाब सुनकर माया ने बगैर कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ पल का के रियरव्यू मिरर की ओर देखने के बाद माया आंखें बंद करके डीप एक्सप्रेशंस के साथ कुछ सोचने लगी। दूसरी तरफ एक डिम ग्रे थीम वाले लग्जूरियस रूम में अयांश किंग साइज बेड पर आलथी पालथी मारकर बैठा गुस्से में कोल्डली अपने हाथ में मौजूद डिवोर्स पेपर्स को घुर रहा था। डिवोर्स पेपर पर मौजूद विद्युत और माया के सिग्नेचर को देखने के बाद अयांश ने काउच पर बैठे विद्युत को डाकली घूरते हुए धीमी ठंडी आवाज में पूछा, आपने कहा था आप मेरी मम्मा को डिवोर्स नहीं दोगे, पर आपने उन्हें डिवोर्स दे दिया। विद्युत काउच पर शर्टलेसली बैठा अपने आईपैड में कुछ देख रहा था। जब अयांश का सवाल विद्युत के कान में पड़ा तब उसने कामली अपनी पलकें उठाकर ठंडेपन से अयांश की ओर देखा। अयांश भी बेहद ही कोल्डली विद्युत को ही घूर रहा था। एज यूजुअली अयांश गुस्से में भी बहुत क्यूट और मासूम दिख रहा था। उसके हल्के छोटे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जो उसकी क्यूटनेस और चार्म को कई गुना एनहांस कर रही थी। अयांश की आवाज और कैपेबिलिटीज हमेशा की तरह उसके एज से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। अयांश पूरे 2.5 साल का था, मगर उसकी अट्रैक्टिव आवाज बिल्कुल क्लियर थी। तोतलापन होने के बजाय अयांश की आवाज में एक गहरी और बेचैन कर देने वाली ठंडक थी। अयांश को सिर्फ क्लियरली बोलना ही नहीं, पढ़ना भी आता था। शायद उसके ये सारे क्वालिटीज उसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिन की वजह से मिले थे। विद्युत ने बिना किसी झिझक के ठंडे लहजे में अयांश से बोला, हाँ, मैंने तुमसे ऐसा कहा था। विद्युत की हामी सुनते ही अयांश के छोटे से रेड लिप्स सार्काज़म के साथ क्यूटली पाउट शेप में सिकुड़ गए। अयांश ने ठीक विद्युत जैसी ठंडी आवाज में उसकी नीली आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने लोगों से सुना था विद्युत सिंघानिया इज अ मैन ऑफ वर्ड। विद्युत सिंघानिया अपने बातों से कभी नहीं मुकरता है, मगर आप अपनी कही हुई बात से मुकर गए। आपने मुझसे झूठ कहा था। आप झूठे हो डैडी। मुझे नहीं रहना आपा के साथ। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे उनके पास पहुंचा दीजिए। अयांश की पूरी बात सुनकर विद्युत की आईब्राउज कस गई। अयांश के बोलने का लहजा ऐसा था
जैसे वो विद्युत को ऑर्डर दे रहा हो। विद्युत आईपैड ऑफ करके कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ काउच पर लीन हो गया और उसने अयांश से डार्क वॉइस में कहा, मैंने तुम्हारी मम्मा को डाइवोर्स नहीं दिया है। विद्युत की बात सुनते ही अयांश की ठंडी नीली आंखें इंटरेस्ट के साथ सिकुड़ गई। उसने अच्छे से उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा था। वो डॉक्यूमेंट मैरिज टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट्स ही थे। उन डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स में साफ साफ मेंशन किया गया था विद्युत और माया के उस साइन करने के बाद ही उन दोनों की शादी पूरी तरह से टूट जाएगी। अयांश ने कुछ पल सोचने के बाद बेड से दोबारा डॉक्यूमेंट उठाकर देखा। उस डॉक्यूमेंट पर वाकई में विद्युत और माया के सिग्नेचर मौजूद थे। सभी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एक तरीके से सच में विद्युत और माया का 6 महीने पहले हुआ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टूट चुका था। अयांश डॉक्यूमेंट्स देखकर और विद्युत की बातें सुनकर बुरी तरह कंफ्यूजन हो गया। उसने अपना छोटा सा चेहरा उठाकर विद्युत से कोल्ड वॉइस में पूछा, आप अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग साफ तौर पर आपका और मेरी मम्मा का डाइवोर्स हो चुका है। आप इसे अब भी झुठला रहे हो। क्या मैं आपको कोई बेवकूफ बच्चा दिखता हूं? अयांश के इस सवाल का जवाब देने के बजाय विद्युत उठकर सीधे बेड के बगल में मौजूद नाइट स्टैंड के पास आया। उसने नाइट स्टैंड का ड्रॉर खोलकर उसके अंदर से कुछ फोटोज निकाली। अयांश कंफ्यूज्ड और उत्सुक नजरों से विद्युत को ही देख रहा था। विद्युत ने सभी फोटोज बेड पर अयांश के सामने फेंकते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी मम्मा और मेरी शादी आज से 6 महीने पहले नहीं, 6 साल पहले हुई थी, वो भी पूरे रिचुअल के साथ। जो मैरिज टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट तुम्हारे हाथ में है वो असल में उस शादी के टर्मिनेशंस का डॉक्यूमेंट है जो मैंने कभी की ही नहीं थी। 6 महीने पहले जब मैं कोमा में था तब तुम्हारी मम्मा पूरे 6 साल बाद मेरे पास वापस आई थी। उसने मेरा ख्याल रखा और जब मुझे होश आया तब वो मुझे मिले बगैर मुझे छोड़कर यहाँ वापस चली आई। विद्युत की पूरी बात सुनने के बाद अयांश ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने सामने बेड पर पड़े फोटोज की ओर देखा। उन सभी फोटोज में थोड़े अलग और ट्राइबल रिचुअल के साथ 2 लोगों की शादी हो रही थी। फोटोज में विद्युत का चेहरा साफ दिख रहा था मगर उसके साथ मौजूद लड़की यानी माया का चेहरा घूंघट की वजह से नहीं दिख रहा था। अयांश उन सभी फोटोज को उठाकर बड़े गौर से देखने लगा। उन सभी फोटोज में विद्युत यंग और हैंडसम था। उसकी एज उस समय 21 की थी। सिंघानिया ग्रुप का चेयरमैन बने उस वक्त विद्युत को मात्र 1 साल हुआ था। धीरे धीरे करके आराम से सारे फोटोज को देखने के बाद अयांश थोड़ा शांत हुआ। अंत में अयांश ने सारे फोटोज को समेटते हुए विद्युत की ओर देखा। विद्युत भी बेड साइड खड़ा अयांश के साथ बड़े ध्यान से उन सभी फोटोज को देख रहा था। अयांश ने उत्सुक ठंडी आवाज में विद्युत से पूछा, ये सब तो ठीक है, मगर आप दोनों की शादी इन फोटोज के अंदर जंगल में ट्राइबल रिचुअल्स के अकॉर्डिंग क्यों हो रही है? अयांश का सवाल सुनकर विद्युत बिना भाव के उसके हाथ से फोटोज वापस लेते हुए धीमे ठंडे स्वर में बोला, हम दोनों उस वक्त जंगल में आदिवासियों के बीच फंस गए थे। उसी दौरान हमारी शादी भी हो गई, इसीलिए वो फोटोज जंगल की है। हमारी शादी भी ट्राइबल रिचुअल से ही हुई। आदिवासियों के बीच फंस गए थे। विद्युत का बात सुनकर अयांश की सिकुड़ी हुई आंखें हद से ज्यादा सिकुड़ गई। अयांश ने विद्युत को डाउटफुल नजरों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में पूछा, अगर आप दोनों सच में उस वक्त आदिवासियों के बीच फंस गए थे तो फिर आप दोनों के शादी की ये सारी फोटोज ली किसने? क्या आपका कैमरा मैन इनविजिबल था? अयांश का ये सवाल सुनते ही विद्युत की आंखें डीप हो गई और उसके पतले होठों पर अम्प्रोबिटी बिखर गई। दूसरी तरफ विला में शाम का वक्त माया स्टडी रूम की सेंटर में वर्क डेस्क से टिक खड़ी एक टक वॉल पर लगे अपने और प्रथम के बड़े से तस्वीर को खालीपन से देख रही थी। माया का दोनों हाथ उसके पैंट के पॉकेट में था। उसके सुंदर चेहरे कोई भाव भले ही नहीं थे मगर उसकी साफ भूरी आंखें वीरानी और दर्द से भरी हुई थी। मानो उसके आंखों के जरिए ही उसके अंदर मौजूद सारे जज्बात बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। प्रथम की तस्वीर की ओर देखते हुए माया ने वर्क डेस्क से शिगार का पॉकेट उठाया। तभी उसके कान में किसी लड़के की सख्त आवाज गूंजी, माया, क्या तुम सच में स्मोक कर रही हो? नहीं प्रथम, मैं स्मोक नहीं कर रही, मैं तो बस ऐसे ही इस पॉकेट को देख रही थी। जरा देखो इसे, ये दिखने में कितना ज्यादा सुंदर और क्लासी है। अच्छा ऐसा है तो अच्छी बात है, तुम इन चीजों से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। इन चीजों का एडिक्शन बहुत खराब होता है। प्रथम की आखिरी बात कान में गूंजते ही माया ने अपनी आंखें बंद करके शिगार का पॉकेट दोबारा वर्क डेस्क पर दिया। तभी स्टडी रूम का दूर नॉक हुआ। एक नजर फोटो फ्रेम की ओर दोबारा देखने के बाद माया ने अपने रिवॉल्विंग लेदर चेयर पर जाकर बैठते हुए शांत लहजे में कहा, कम इन। माया की परमिशन मिलते ही एक बगैर बाल वाला इंसान स्टडी रूम में दाखिल हुआ। उस इंसान के सर से लेकर शरीर में हर जगह खतरनाक दिखने वाले टैटू मौजूद थे। लूकश, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए।
एपिसोड 49, माया एट विद्युत्स विला। प्रथम की तस्वीर की ओर देखते हुए माया ने वर्क डेस्क से शिगार का पॉकेट उठाया। तभी उसके कान में किसी लड़के की सख्त आवाज गूंजी, माया, क्या तुम सच में स्मोक कर रही हो? नहीं, प्रथम, मैं स्मोक नहीं कर रही। मैं तो बस ऐसे ही इस पॉकेट को देख रही थी। जरा देखो इसे, ये दिखने में कितना ज्यादा सुंदर और क्लासी है। अच्छा, ऐसा है तो अच्छी बात है। तुम इन चीजों से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। इन चीजों का एडिक्शन बहुत खराब होता है। प्रथम की आखिरी बात कान में गूंजते ही माया ने अपनी आंखें बंद करके शिगार का पॉकेट दोबारा वर्क डेस्क पर दिया। तभी स्टडी रूम का दूर नॉक हुआ। एक नज़र फोटो फ्रेम की ओर दोबारा देखने के बाद माया ने अपने रिवॉल्विंग लेदर चेयर पर जाकर बैठते हुए शांत लहजे में कहा, कम इन। माया की परमिशन मिलते ही एक बगैर बाल वाला इंसान स्टडी रूम में दाखिल हुआ। उस इंसान के सर से लेकर शरीर में हर जगह खतरनाक दिखने वाले टैटू मौजूद थे। लुकश, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। माया की बात सुनकर लुकश कठोर लहजे में बोला, आपका एक और शायद सबसे जरूरी काम हो गया था माया मैडम, इसीलिए मैं आपको रिपोर्ट करने आ गया। लुकश की बात सुनकर माया अपनी डेलिकेट उंगलियां वर्क डेस्क पर बारी बारी से टैप करते हुए इंटरेस्ट के साथ लुकश की ओर देखने लगी। माया लुकश की रिपोर्ट सुनने के लिए उत्सुक और बेसब्र दोनों थी, मगर इसके बावजूद उसकी हर एक मूवमेंट काम और कंपोज थी। साथ ही उसके सुंदर चेहरे पर एक ऐसी स्थिरता थी जिसे इतनी कम उम्र में अचीव कर पाना लगभग नामुमकिन था। लुकश ने अपनी सुंदर और काम बॉस की देखा। फिर उसने बोलना शुरू किया, माया मैडम, उस रेड बेंटली का के बारे में तो अभी मैं पता नहीं लगा पाया हूँ, मगर मिस्टर सिंघानिया का डीएनए लिटिल मास्टर से कैसे मैच हुआ था, उसका कारण मुझे पता चल चुका है। इसका रीजन बहुत सिंपल है माया मैडम, शायद आपको भी इस बात का अंदाजा होगा ही। लुकश की आखिर बात सुनकर माया ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर हल्का लेफ्ट राइट मूव करते हुए शांत स्वर में कहा, मुझे अंदाजा तो है लुकश, पर मुझे इस बात को प्रॉपर्ली क्लियरिफाई करना था, इसीलिए मैंने तुम्हें इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने को कहा। माया की बात सुनकर लुकश ने ठंडी सांस छोड़ी, जिस बात पर कल तक उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता था, जो बात किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, उसका कारण असल में बहुत सिंपल होने के बावजूद बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लुकश ने अपने साथ लाई हुई सारी मेडिकल रिपोर्ट्स माया के सामने वर्क डेस्क पर रख दिया। माया ने बारी बारी से सारे मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ा। सारे मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद भी माया के चेहरे के शांत भाव में कोई बदलाव नहीं आया। माया जब दोबारा सारे मेडिकल रिपोर्ट समेटने लगी, तब लुकश ने हल्की आवाज में माया से कहा, कल जब मुझे मिस्टर सिंघानिया और लिटिल मास्टर के मैचिंग डीएनए रिपोर्ट के बारे में पता चला था, तब मैं भी कंफ्यूज हो गया था माया मैडम। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगने लगा था जैसे मिस्टर सिंघानिया ने आपको धोखा दिया है, मगर आज इन मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद मुझे पूरा माजरा समझ में आया। लुकश की बात सुनकर माया मुस्कुराई। वर्क डेस्क के ड्रॉर में सारे मेडिकल रिपोर्ट्स रखकर ड्रॉर को लॉक करने के बाद माया कामली मुस्कुराते हुए बोली, मेडिकल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है लुकश, तुम इसे जितना समझने की कोशिश करोगे, ये तुम्हें उतना ही उलझा देगा। यहाँ उलझनों और सरप्राइजेस का कोई अंत नहीं होती है। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है माया मैडम, मेडिकल फील्ड में उलझनों और सरप्राइजेस का सच में कोई अंत नहीं होता है। लुकश की बात सुनकर माया ने आगे टॉपिक चेंज करते हुए सीरियस लहजे में लुकश से पूछा, अच्छा लुकश, मिस्टर कश्यप का क्या हुआ? आज उनकी हियरिंग थी ना? मिस्टर कश्यप से माया का इशारा रोहित की तरफ था। कल रोहित से डिवोर्स पेपर्स लेने के बाद माया ने उसे ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया था। रोहित एक माफिया होने के साथ ही बहुत बड़ा क्रिमिनल भी था। दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में रोहित कश्यप का नाम शुमार था। लुकश ने कठोर भाव के साथ माया को जवाब देते हुए बोला, मिस्टर कश्यप को 15 साल के जेल की सजा मिली है माया मैडम। आज रात तक उन्हें वॉन्ड्सवर्थ प्रिजनर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लुकश का जवाब सुनकर माया ने चेयर से सर टिकाकर अपने होठ भींच लिए। लुकश ने टेढ़ी नजरों से माया की ओर देखा। माया की आंखें बंद थी और उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। माया के पोकर फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर बता पाना मुश्किल था, माया रोहित के बारे में जानकर खुश थी या दुखी। माया की आंख बंद होते ही स्टडी रूम में गहरी शांति पसर गई। लुकश खामोशी से अपना दोनों हाथ पीछे की ओर बांधे माया के आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। लुकश की उम्र माया से 2 साल ज्यादा थी। लुकश 26 साल का था, मगर पिछले 10 सालों से लुकश माया के अंडर ही काम कर रहा था। माया के साथ लंबे वक्त से काम करने की वजह से लुकश माया को काफी हद तक समझता था। उसे अभी भी अच्छे से पता था माया अभी शांत नहीं है, उसके दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है। लंबी खामोशी के बाद माया अपनी आंखें खोलकर धीमे लहजे में बोली, लुकश,
कुछ इंतजाम करो, मिस्टर कश्यप को बाहर निकलवाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। माया की बात सुनकर लूकस के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई, पर उनसे जल्दी ही अपनी स्माइल छुपा ली। लूकस अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए बोला, ठीक है माया मैडम, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। लूकस का जवाब सुनकर माया ने शांत भाव के साथ उंगली के इशारे से उसे बाहर जाने को कहा। माया का इशारा समझते ही लूकस तुरंत स्टडी रूम से बाहर चला गया। स्टडी रूम के बाहर आते ही लूकस की नज़र रीबा और सुमित पर गई। रिबा और सुमित दोनों ही किसी चोर की तरह दीवार से कान लगाकर खड़े थे। शायद वो दोनों छिपकर माया और लूकस की बात सुनने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों की हरकत देखकर लूकस की आंखें सिकुड़ गई। लूकस ने सख्त लहजे में उन दोनों से कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लूकस की आवाज सुनकर सुमित और रीबा दोनों हड़बड़ा गए। सुमित तो लगभग गिरते गिरते बचा, मगर रीबा के सख्त भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो आराम से सीधी खड़ी होकर लूकस को देखने लगी, ऐसे जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लूकस को भी रीबा से ऐसे ही किसी ठंडे रिएक्शन की उम्मीद थी, इसीलिए वो रीबा के ठंडे रिएक्शन से ज्यादा हैरान नहीं हुआ। रीबा शुरू से ऐसी ही रफ एंड टफ थी। वो माया के अलावा किसी और के सामने अपनी गलती नहीं मानती थी। सुमित ने झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाते हुए उत्सुक आवाज में लूकस से पूछा, लू भाई, क्या मैडम ने रोहित सर के बारे में आपसे कोई बात की? क्या वो उन्हें ऐसे ही सजा काटने देंगी? सुमित और रीबा यूजुअली लूकस को लू भाई ही बुलाता था। रोहित का जिक्र सुनते ही लूकस के चेहरे के भाव हल्के बदल गए। लूकस हल्की और ना दिखने वाले मुस्कान के साथ बोला, रोहित सर हमारी मैडम के बड़े भाई है, वो उन्हें ऐसे ही थोड़ी ना सजा काटने के लिए छोड़ देंगी। मैडम ने कहा है रोहित सर को बाहर निकलने के लिए कुछ अरेंजमेंट करने के लिए। हालांकि मैडम कह रही थी उन्हें रोहित सर से कुछ काम है, इसीलिए वो उन्हें बाहर निकलवा रही है, मगर असलियत तो तुम दोनों जानते ही हो। माया मैडम भले ही हमेशा कहती है उन्हें रोहित सर से नफरत है, मगर वक्त आने पर वो चाहकर भी रोहित सर के लिए अपने लगाव और प्यार को छुपा नहीं पाती है। लूकस की बात सुनकर रीबा और सुमित के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। रीबा और सुमित नहीं जानते थे माया और रोहित के बीच के रिश्ते इतने खराब क्यों हैं। उन दोनों को जहां तक पता था उसके हिसाब से रोहित माया का बड़ा भाई था। रोहित और माया की मां एक थी, स्नेहा चौहान, मगर रोहित और माया के पिता अलग अलग थे। रोहित स्नेहा के पहले पति से हुआ बेटा था। स्नेहा के पहले पति के मौत के बाद मिस्टर रुद्र ने स्नेहा से शादी किया था। उन्हें रोहित और स्नेहा की पहली शादी के बारे में भी पता था। सब कुछ जानने के बाद मिस्टर रुद्र आर्य ने स्नेहा से शादी किया था। मिस्टर रुद्र को कभी भी रोहित या स्नेहा की पहली शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। स्नेहा के मौत के बाद रोहित को कश्यप फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। अतीत में मिस्टर रुद्र ने रोहित को अपने साथ रहने का ऑफर भी दिया था, मगर रोहित ने मिस्टर का ऑफर ठुकरा दिया और उनसे कश्यप फैमिली में जाने का डिसाइड किया था। रोहित को बस अपने सौतेले पिता के साथ नहीं रहना था, इसलिए उसने कश्यप फैमिली में जाना चूज किया था। माया की तरह रोहित को मिस्टर रुद्र से कोई खास नफरत नहीं थी। लूकस सुमित और रीबा को स्टडी रूम में हुई बातों के बारे में बता ही रहा था, तभी स्टडी रूम का डोर ओपन कर माया बाहर आई। माया को अपना ओवरकोट पहनता देख सुमित ने उससे पूछा, मैडम आप कहीं जा रही है? सुमित के सवाल पर माया हल्का मुस्कुरा कर बोली, मैं अयांश से मिलने जा रही हूँ। तुम सब मेरा वेट मत करना, मैं रात को शायद वापस नहीं आऊंगी, तुम सब डिनर करके सो जाना। माया का जवाब सुनकर सुमित के कान खड़े हो गए, मगर उसने माया से दोबारा कोई सवाल नहीं किया। माया के जाने के बाद सुमित ने लूकस को घूरते हुए पूछा, मैडम लिटिल मास्टर के मिलने जा रही है? क्या मैडम के बातों का इनडायरेक्ट मतलब यह नहीं था कि वो मिस्टर सिंघानिया के पास जा रही है? सुमित के सवाल पर लूकस ने कठोर लहजे में कहा, अगर मैडम मिस्टर सिंघानिया के पास जा भी रही है तो क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? लूकस की बात सुनकर सुमित जल्दी से बोला, नहीं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मगर आपने मैडम को भला ऐसा क्या कह दिया कि मैडम सीधे मिस्टर सिंघानिया के पास जाने को रेडी ही गई? कल तक तो मैडम मिस्टर सिंघानिया से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, अब अचानक से क्या हो गया? उन दोनों का तो अब डिवोर्स भी हो चुका है। सुमित की बात सुनकर लूकस वहां से जाते हुए बोला, मैडम मिस्टर सिंघानिया के पास क्यों जा रही है? उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं, मगर मैं इतना श्योर हूँ मैडम मेरे बातों के वजह से तो मिस्टर सिंघानिया के पास नहीं जा रही है। और सबसे जरूरी बात, उन दोनों का अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, इसीलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लूकस की आखिरी बात सुनकर सुमित और रीबा दोनों हैरत में पड़ गए। दूसरी तरफ विद्युत के प्राइवेट विला इनिग्मा में विद्युत और अयांश लिविंग एरिया में काउच पर बैठे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे थे।
शाम ढलने के बाद अब लगभग चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। शाम ढलने के साथ ही लंदन में ठंड भी बढ़ने लगी थी। मगर विद्युत और अयांश शायद अपने कोल्ड ऑरा की तरह ही नेचर से भी यटी ही थे। गहरे ठंड के मौसम में वो दोनों आराम से आइसक्रीम खा रहे थे। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह लिख करके नहीं। वो दोनों आइसक्रीम को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ लिटरली दांत से काट कर और चबाकर खा रहे थे। उसी वक्त इनिग्मा विला के बाहर एक लग्जूरियस ब्लैक स्पोर्ट्स का आकर रुकी। कार से बाहर निकलने के बाद माया ने विला की ओर शांत नजरों से देखा। उस विला का आर्किटेक्चर अपने नाम की तरह रहस्यों से भरा हुआ था। इनिग्मा विला देखने में खूबसूरत था, मगर उसके आर्किटेक्चर से उसके बेस का पता लगा पाना नामुमकिन था। इनिग्मा विला के चारों तरफ ब्लैक सूट वाले वेल ट्रेन्ड और स्किल्ड बॉडी गार्ड्स अपने हाथ में AK-47 मशीन गन लिए प्रोटेक्शन के लिए तैनात खड़े थे। माया एक लंबी सांस लेकर विला की ओर बढ़ी, तभी बाहर खड़े एक बॉडीगार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। एपिसोड 50, मेरे बेडरूम में जाओ, मैं तुम्हें बाद में प्यार करूंगा। सुमित के सवाल पर एल लुकश ने कठोर लहजे में कहा, अगर मैडम मिस्टर सिंघानिया के पास जा भी रही है तो क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? लुकश की बात सुनकर सुमित जल्दी से बोला, नहीं, मैं इस बात से बहुत खुश हूं। मगर आपने मैडम को भला ऐसा क्या कह दिया कि मैडम सीधे मिस्टर सिंघानिया के पास जाने को रेडी ही गई? कल तक तो मैडम मिस्टर सिंघानिया से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, अब अचानक से क्या हो गया? उन दोनों का तो अब डिवोर्स भी हो चुका है। सुमित की बात सुनकर लुकश वहां से जाते हुए बोला, मैडम मिस्टर सिंघानिया के पास क्यों जा रही है? उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं, मगर मैं इतना श्योर हूं मैडम मेरे बातों के वजह से तो मिस्टर सिंघानिया के पास नहीं जा रही है। और सबसे जरूरी बात, उन दोनों का अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, इसीलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लुकश की आखिरी बात सुनकर सुमित और रीबा दोनों हैरत में पड़ गए। दूसरी तरफ विद्युत के प्राइवेट विला इनिग्मा में विद्युत और अयांश लिविंग एरिया में काउच पर बैठे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे थे। शाम ढलने के बाद अब लगभग चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। शाम ढलने के साथ ही लंदन में ठंड भी बढ़ने लगी थी। मगर विद्युत और अयांश शायद अपने कोल्ड ऑरा की तरह ही नेचर से भी यटी ही थे। गहरे ठंड के मौसम में वो दोनों आराम से आइसक्रीम खा रहे थे। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह लिख करके नहीं। वो दोनों आइसक्रीम को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ लिटरली दांत से काट कर और चबाकर खा रहे थे। उसी वक्त इनिग्मा विला के बाहर एक लग्जूरियस ब्लैक स्पोर्ट्स का आकर रुकी। कार से बाहर निकलने के बाद माया ने विला की ओर शांत नजरों से देखा। उस विला का आर्किटेक्चर अपने नाम की तरह रहस्यों से भरा हुआ था। इनिग्मा विला देखने में खूबसूरत था, मगर उसके आर्किटेक्चर से उसके बेस का पता लगा पाना नामुमकिन था। इनिग्मा विला के चारों तरफ ब्लैक सूट वाले वेल ट्रेन्ड और स्किल्ड बॉडी गार्ड्स अपने हाथ में AK-47 मशीन गन लिए प्रोटेक्शन के लिए तैनात खड़े थे। माया एक लंबी सांस लेकर विला की ओर बढ़ी, तभी बाहर खड़े एक बॉडीगार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। मिस, आप कौन है? क्या आप यहाँ किसी को जानती है? बॉडीगार्ड के रोकने पर माया रुक गई। उसने अपनी पलकें उठाकर काम नजरों से बॉडीगार्ड की ओर देखा। जिस बॉडीगार्ड ने माया को रोका था उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आवाज में ना ही कोई नरमी थी और ना ही कोई सख्ती। उसकी आवाज में सिर्फ प्रोफेशनलिज्म थी। माया ने उस बॉडीगार्ड को गौर से देखा। वो बॉडीगार्ड सिंघानिया फैमिली का फैमिली गार्ड नहीं था। सिंघानिया फैमिली के सारे फैमिली गार्ड माया को जानते थे, मगर इंगिमा विला के बाहर मौजूद सारे गार्ड सिंघानिया परिवार के फैमिली गार्ड्स नहीं बल्कि विद्युत के पर्सनल गार्ड्स थे। वो लोग माया को नहीं जानते थे, इसीलिए उस गार्ड ने माया को रोका था। माया के पतले नेचुरल पिंक लिप्स गार्ड को जवाब देने के लिए हल्के हिले, मगर माया के मुंह से आवाज निकलने से पहले ही संजीव वहां पर दौड़ते हुए आया। संजीव बुरी तरह हौंफ रहा था। शायद वो कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी में वहां दौड़कर आया था। संजीव ने अपने घुटने पर अपना एक हाथ टिकाकर दूसरे हाथ से गार्ड को इशारा करते हुए उखड़ी हुई आवाज में कहा, दफा हो जाओ यहां से। सुमित की बात सुनकर वह बॉडीगार्ड किसी रोबोट की वहां से चला गया। अपनी उखड़ी हुई सांस काबू करने के बाद संजीव ने माया से कहा, लेडी बॉस, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। संजीव की आवाज में इज्जत थी, मगर उसके बार बार माफी मांगने से माया की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। ऐसा तो था नहीं, माया संजीव को बोलकर वहां आई थी। वो तो बगैर किसी को इन्फॉर्म किए वहां आ गई थी। ऐसे सिचुएशन में संजीव उसके खातिरदारी में देर से आए या फिर ना आए, इसमें संजीव की कोई गलती नहीं थी। माया हल्की मुस्कान के साथ संजीव से बोली, मिस्टर संजीव, आप ऐसे माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और प्लीज मुझे लेडी बॉस मत बुलाए।
माया की बात सुनकर संजीव कुछ पल के लिए फ्रिज सा हो गया। माया की आवाज जितनी पलती और अट्रैक्टिव थी, वो उतनी ही शांत भी थी। माया के मुंह से जब कोई शब्द निकलते थे, तब उसकी आवाज बिल्कुल ऐसे साउंड करती थी जैसे वो पियानो की कोई काम और फ्रेश ट्यून हो। अक्सर लोग माया की स्थिर आवाज सुनकर ठिठक से जाते थे। हालांकि संजीव ने माया की आवाज कई बार सुनी थी। पिछले 6 महीने जब माया सिंघानिया पैलेस में थी, तब संजीव की कई बार माया से बातचीत भी हुई थी। मगर इसके बावजूद माया की आवाज अब भी संजीव को उतना ही सरप्राइज कर देती थी जितना सरप्राइज पहली बार संजीव माया की आवाज सुनकर हुआ था। संजीव अपना होश संभालते हुए माया से बोला, लेडी बॉस, प्लीज आप मुझे मिस्टर संजीव या आप नहीं, सिर्फ संजीव और तुम कहिए। और प्लीज मुझे आपको लेडी बॉस ही बोलने दीजिए, वरना बॉस मेरी जीभ काट देंगे। संजीव का जवाब सुनकर माया ने आगे उसे खुद को लेडी बॉस ना बुलाने के लिए फोर्स नहीं किया। माया ने बात बदलते हुए संजीव से पूछा, संजीव, अयांश कहाँ है? माया के सवाल पर संजीव रिस्पेक्टफुली बोला, लिटिल बॉस और बॉस दोनों अंदर है, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। ठीक है, चलो। संजीव की बात सुनकर माया उसके साथ जाने लगी। माया ने सोचा था, जो दरवाजा उसके ठीक सामने है, वही विला का एंट्री गेट होगा। मगर असल में ऐसा नहीं था। वो एंट्री गेट नहीं बल्कि विंडो था। एंट्री गेट तो वो था जो विंडो जैसी डिजाइन का था। इंगिमा विला का वियर्ड और मिस्टीरियस आर्किटेक्चर देखकर माया अपना सर नीचे कर हल्का मुस्कुरा दी। उस विला का डिजाइन ठीक उसके वियर्ड और धूर्त मालिक की तरह ही था। माया संजीव के साथ लिविंग एरिया में आई। अंदर से विद्युत का विला लग्जरी और सिंप्लिसिटी का डेफिनेशन था। वहां की लगभग सारी चीजें व्हाइट, ब्लैक और ग्रे कलर की ही थी। संजीव लिविंग एरिया के सेंटर में इशारा करते हुए बोला, लेडी बॉस। वो रहे बॉस और लिटिल बॉस। संजीव की बात सुनकर माया ने उसके इशारे की दिशा में देखा। विद्युत और अयांश काउच पर आलथी पालथी मारकर बैठे हुए थे। उन दोनों के गोद में बड़ा सा मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम टब था। माया रुककर उन दोनों को गौर से देखने लगी। विद्युत भी बिना भाव के माया को ही देख रहा था, मगर अयांश माया को नहीं देख रहा था। अयांश अब भी माया से नाराज था। माया की सुंदर भूरी आंखें अयांश से हटकर सीधे विद्युत की इंटॉक्सिकेटिंग नीली आंखों से जा टकराए। विद्युत की इंटॉक्सिकेटिंग डीप आंखें किसी को भी हिप्नोटाइज करके नशे में डूबो सकती थी। माया विद्युत की आंखों में देखते हुए उसके ओर बढ़ गई। आइसक्रीम खाते वक्त विद्युत और अयांश दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल एक जैसे इमोशनलेस थे। माथे पर बिखरे हल्के छोटे बालों के कारण वो दोनों एक साथ बैठे हुए बड़े ही क्यूट और अडोरेबल दिख रहे थे। विद्युत और अयांश के आउटफिट भी ऑलमोस्ट सेम ही थे। उन दोनों ने कैजुअल ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। माया विद्युत से आई कांटेक्ट तोड़कर सीधे अयांश के सामने आकर खड़ी हो गई। अयांश अपना छोटा सा सर झुकाकर एकटक आइसक्रीम टब को घूरते हुए उसमें लगातार स्पून पुश कर रहा था, ऐसे जैसे मानो उसे माया दिख ही ना रही हो। माया ने लंबी सांस लेकर अयांश का सर छूना चाहा, तो अयांश ने नाराजगी से अपना सर दूसरी तरफ कर लिया। माया अयांश का सर नहीं छू पाए। विद्युत इस दौरान काउच से सर टिकाकर माया को डीपली घूरते हुए अजीब ढंग से स्पून में लगे आइसक्रीम को लिक कर रहा था। उसकी उस मूवमेंट में भी क्लास था, मगर उसके जरिए माया को कुछ और ही डीप इंडिकेशंस मिल रहे थे। माया ने विद्युत के इशारों को इग्नोर करते हुए दोबारा अयांश का सर छूना चाहा, तो इस बार अयांश उसे इग्नोर करके रेंगते हुए विद्युत के पास चला गया। विद्युत के चेहरे को एक नज़र ठंडेपन से देखने के बाद अयांश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से विद्युत के गोद में मौजूद आइसक्रीम टब को उठाकर साइड में काउच पर रख दिया। फिर वह खुद जाकर विद्युत के गोद में बैठ गया और उसके अपना छोटा सा सर विद्युत के चेस्ट में घुसा लिया। अयांश की इस हरकत को देखकर माया की आंखें सिकुड़ गई। अयांश यूजुअली खुद से जाकर माया के अलावा किसी और के गोद में नहीं बैठता था, और ना ही वो किसी से जल्दी बात करता या फिर किसी के साथ घुलता मिलता था। मगर कुछ घंटों में ही अयांश विद्युत के साथ इतना कंफर्टेबल हो गया था कि वो माया से नाराजगी जताते हुए खुद से जाकर विद्युत के गोद में बैठ गया था। विद्युत ने अयांश के एक्शन पर कुछ रिएक्ट नहीं किया था। विद्युत ने ना ही अयांश को खुद से दूर किया था और ना ही खुद के करीब किया था। विद्युत के चेस्ट में अपना चेहरा छिपाने के बाद भी अयांश तिरछी नजरों से छिपकर माया को देख रहा था। माया ने अंत में हार मानते हुए अयांश से कहा, बेबी, आई एम सॉरी, मैं उस वक्त थोड़ी परेशान थी, इसीलिए मैंने आपके साथ वैसे बिहेव किया। प्लीज मम्मा को माफ कर दो। माया की बात सुनकर भी अयांश ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना चेहरा पूरे तरीके से विद्युत के चेस्ट में घुसा दिया। माया ने जब देखा अयांश इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है, तब उसने अपना मास्टर कार्ड निकालते हुए अयांश से कहा, बेबी, आपको पता है मुझे आज कितनी तेज फीवर हुई थी?
माया के मुंह से इतना निकलते ही अयांश का नाराज चेहरा कोल्ड पड़ गया। अयांश भले ही माया से नाराज था, मगर उसकी नाराजगी माया के हेल्थ से बड़ी नहीं थी। अयांश एकदम विद्युत के गोद से उठ खड़ा हुआ। उसका छोटा सा क्यूट चेहरा फिक्र और चिंता से भरा हुआ था। अयांश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से माया का सर छूते हुए पूछा, मम्मा, आपको फीवर हुआ कैसे? क्या आपने गर्म कपड़े नहीं पहने थे? ओह हो मम्मा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, अभी ठंड बहुत है, आप खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती हो? अयांश की आवाज चिंता और फिक्र से भरी हुई थी। माया ने मुस्कुराते हुए अयांश का हाथ अपने माथे से हटाकर उस पर किस किया। फिर उसने अयांश को अपने गोद में उठा लिया। अयांश अब भी टेंशन में माया को सवालिया नजरों से देख रहा था। माया अयांश फॉरहेड पर किस करके बोली, बेबी, काम डाउन, मुझे फीवर नहीं हुआ था, ओके? पर आपने तो कहा आपको फीवर हुआ था मम्मा। माया की बातों का असल मतलब समझते ही अयांश का फिक्र से भरा चेहरा कोल्ड पड़ गया। उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत इजी है, ग्रीडी बॉय। विद्युत की बात सुनकर अयांश का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसका छोटा सा ईगो बुरी तरह हर्ट कर दिया हो। अयांश ने पाउट बनाकर माया को नाराजगी से घूरते हुए धीमी ठंडी आवाज में कहा, मम्मा, धोखा, आपने मेरे साथ धोखा किया। पहले आपने मेरे साथ रूडली बिहेव किया, फिर आपने मेरे साथ धोखा करके मेरे सेंटिमेंट्स के साथ खेला। दिस इज नॉट फेयर मम्मा, दिस इज नॉट फेयर। अयांश की बात सुनकर माया हंसने लगी। अयांश इस समय बहुत हेल्पलेस और क्यूट दिख रहा था। उसे माया के धोखे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी माया का कुछ नहीं कर सकता था। माया उसकी मम्मा था। अयांश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार माया से करता था। उसे माया के नखरे और धोखे झेलने ही थे। विद्युत ने बॉर्डम के साथ माया और अयांश से अपनी नजर हटाई। तभी उसकी नजर पिलर के पीछे छिपे शैडो पर गई। उस ब्लैक शैडो को देखते ही विद्युत की नीली आंखें काली पड़ गई। विद्युत अपनी जगह से उठा और उसने माया के कान में झुककर लो वॉइस में कहा, अयांश को लेकर मेरे बेडरूम में जाओ, मैं तुम्हें बाद में प्यार करूंगा। विद्युत की आखिरी बात सुनते ही माया उसे कोल्डली घूरने लगी।